स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके घर, आपके दिमाग और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई और इसकी लेखिका हैं कैरन किंगस्टन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका घर कैसा दिखता है? क्या आपकी अलमारी में इतने कपड़े भरे हैं कि आपको कुछ पहनने को नहीं मिलता? क्या आपके घर के कोनों में ऐसा सामान पड़ा है जिसे आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपकी डेस्क पर कागजातों के ढेर लगे हैं जिनका कोई नाम और निशान नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी सफाई कर लें, कुछ दिन बाद सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सफाई की समस्या है? क्या अव्यवस्था का मतलब सिर्फ गंदगी है? कैरन किंगस्टन इस किताब में बताती हैं कि अव्यवस्था सिर्फ भौतिक नहीं होती, ये मानसिक और भावनात्मक भी होती है। और ये तीनों तरह की अव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी होती हैं। आपका भौतिक अव्यवस्था आपके मानसिक अव्यवस्था का कारण बनती है और आपका मानसिक अव्यवस्था आपके भावनात्मक अव्यवस्था को और बढ़ा देता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसना बहुत आसान है और जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। लेकिन इस किताब में कैरन किंगस्टन ने एक सरल, प्राचीन और अत्यंत प्रभावी समाधान दिया है, फेंग शुई। फेंग शुई एक चीनी दर्शन है जो हमारे आसपास की जगहों में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन करता है। ये मानता है कि हमारा घर सिर्फ चार दीवारों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेने वाली जगह है जहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जब ये ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है तो हमारी जिंदगी भी अवरुद्ध हो जाती है। कैरन किंगस्टन कहती हैं, आपका घर आपका दर्पण है। जैसा आपका घर है वैसी आपकी जिंदगी है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सरल सच्चाई है। जब आपका घर अव्यवस्थित होता है तो आपका दिमाग भी अव्यवस्थित होता है। जब आपका घर भरा हुआ होता है तो आपका जीवन भी अधूरा लगता है। जब आपका घर अंधेरा होता है तो आपका मूड भी उदास होता है। और जब आप अपने घर को साफ, व्यवस्थित और ऊर्जावान बनाते हैं तो आपकी जिंदगी भी साफ, व्यवस्थित और ऊर्जावान होने लगती है। आज के इस सफर में हम इस किताब के हर अहम पहलू पर गहराई से बात करेंगे। 17 गहरे अध्यायों में हम समझेंगे कि अव्यवस्था क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, हम पुरानी चीजों से चिपके क्यों रहते हैं, फेंग शुई क्या है और कैसे हम अपने घर से, अपने मन से और अपनी जिंदगी से अव्यवस्था को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां हम समझेंगे कि अव्यवस्था क्या है, सिर्फ गंदगी या कुछ और। चैप्टर 1, अव्यवस्था क्या है? सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि एक ऊर्जा। दोस्तों, जब हम अव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गंदगी, बिखरा हुआ सामान, अलमारी में भरे कपड़े, डेस्क पर पड़े कागजात, रसोई में बिना उपयोग के बर्तन। ये सब अव्यवस्था के उदाहरण हैं। लेकिन क्या अव्यवस्था सिर्फ इतनी ही है? कैरन किंगस्टन इस किताब की शुरुआत में ही बताती हैं कि अव्यवस्था का मतलब सिर्फ गंदगी नहीं है। अव्यवस्था एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमें रोकती है, हमें थकाती है, हमें सीमित करती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अव्यवस्था क्या है। शब्दकोश के अनुसार अव्यवस्था का मतलब है चीजों का अव्यवस्थित, बिखरा हुआ और बेकार ढंग से जमा होना। लेकिन कैरन किंगस्टन इस परिभाषा से आगे बढ़ती हैं। वो कहती हैं कि अव्यवस्था वो सब कुछ है जो आपके जीवन में ना तो उपयोगी है, ना ही खूबसूरत और ना ही प्रेरणादायक। अव्यवस्था वो सामान है जो आपके पास है लेकिन जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं। अव्यवस्था वो चीजें हैं जो आपको खुशी देने की बजाय बोझ देती हैं। अव्यवस्था वो सब है जो आपके जीवन में जगह तो लेता है लेकिन कोई मूल्य नहीं जोड़ता। कैरन किंगस्टन अव्यवस्था को 3 प्रकारों में बांटती हैं। पहली है भौतिक अव्यवस्था। ये वो अव्यवस्था है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अलमारी में भरे कपड़े, गैराज में पड़ा पुराना सामान, रसोई में बिना उपयोग के बर्तन, डेस्क पर पड़े कागजात, फोन में भरी हुई अनावश्यक फाइलें, ये सब भौतिक अव्यवस्था के उदाहरण हैं। ये वही अव्यवस्था है जो हमें सबसे पहले दिखती है और जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। दूसरी है मानसिक अव्यवस्था। ये वो अव्यवस्था है जो हमारे दिमाग में होती है। लगातार चलने वाले विचार, अनसुलझी समस्याएं, भविष्य की चिंताएं, अतीत के पछतावे, अधूरे कामों की लिस्ट, ये सब मानसिक अव्यवस्था के उदाहरण हैं। ये अव्यवस्था हमें फोकस नहीं करने देती, हमें नींद नहीं आने देती, हमें शांति से नहीं बैठने देती।
हमारा दिमाग लगातार किसी न किसी विचार में उलझा रहता है और हम अपने मन की शांति खो देते हैं। तीसरी है भावनात्मक अव्यवस्था। ये वो अव्यवस्था है जो हमारे दिल में होती है। पुराने रिश्तों का दर्द, किसी की दी हुई ठेस, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए गुस्से, अनकहे एहसास, ये सब भावनात्मक अव्यवस्था के उदाहरण हैं। ये अव्यवस्था हमें नए रिश्ते बनाने से रोकती है, हमें खुलकर जीने से रोकती है, हमें खुद से प्यार करने से रोकती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आपका भौतिक अव्यवस्था आपके मानसिक अव्यवस्था को बढ़ाता है। जब आपका घर अव्यवस्थित होता है तो आपका दिमाग भी अव्यवस्थित हो जाता है। आप फोकस नहीं कर पाते, आप सोच नहीं पाते, आप फैसले नहीं ले पाते। और ये मानसिक अव्यवस्था आपके भावनात्मक अव्यवस्था को और बढ़ा देती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसना बहुत आसान है और जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जब आप अपने भौतिक अव्यवस्था को हटाना शुरू करते हैं तो आपका मानसिक अव्यवस्था भी कम होने लगता है। जब आपका घर साफ और व्यवस्थित होता है तो आपका दिमाग भी साफ और व्यवस्थित हो जाता है। आप बेहतर फोकस कर पाते हैं, आप बेहतर फैसले ले पाते हैं, आप बेहतर सोच पाते हैं। और जब आपका दिमाग साफ होता है तो आपकी भावनाएं भी साफ हो जाती हैं। आप शांत हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं। आप अपने रिश्तों में बेहतर हो जाते हैं, आप अपने काम में बेहतर हो जाते हैं, आप खुद के साथ बेहतर हो जाते हैं। कैरन किंगस्टन किताब में एक बहुत शक्तिशाली बात कहती हैं, हर वो चीज़ जो आपके घर में है आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व करती है। हर टूटी हुई चीज़ आपके जीवन के किसी टूटे हुए हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। हर अधूरी चीज़ आपके जीवन के किसी अधूरे काम का प्रतिनिधित्व करती है। हर पुरानी बेकार चीज़ आपके जीवन के किसी पुराने बेकार रिश्ते या आदत का प्रतिनिधित्व करती है। सोचिए, आपके घर में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो टूटी हुई हैं लेकिन आपने उन्हें फेंका नहीं। एक टूटा हुआ फूलदान, एक खराब घड़ी, एक फटी हुई किताब। ये चीज़ें सिर्फ जगह नहीं ले रहीं, ये आपके जीवन में भी एक संदेश भेज रही हैं। वो संदेश है, तुम अधूरे हो, तुम टूटे हुए हो, तुम बेकार हो। और जब तक ये चीज़ें आपके घर में रहेंगी, ये संदेश आपके अवचेतन मन में गूंजता रहेगा। आपके घर में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपको पुरानी यादें दिलाती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। एक पुरानी डायरी, एक पुरानी तस्वीर, एक पुराना तोहफा। ये चीज़ें आपको अतीत से जोड़े रखती हैं। वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, वो आपको वहीं रोक कर रखती हैं। और जब तक ये चीज़ें आपके घर में रहेंगी, आप अतीत के कैदी बने रहेंगे। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था को पहचानने का सबसे सरल तरीका है हर चीज़ से पूछना, क्या ये चीज़ मुझे खुशी देती है? क्या ये चीज़ मेरे जीवन में मूल्य जोड़ती है? क्या ये चीज़ मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है? अगर जवाब नहीं है तो वो चीज़ अव्यवस्था है। चाहे वो कितनी भी महंगी हो, चाहे वो किसी ने तोहफे में दी हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी यादों से जुड़ी हो, अगर वो आपको खुशी नहीं दे रही तो वो अव्यवस्था है। दोस्तों, ये पहला अध्याय था, अव्यवस्था क्या है। हमने समझा कि अव्यवस्था सिर्फ गंदगी नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो 3 रूपों में आती है, भौतिक, मानसिक और भावनात्मक, और ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे फेंग शुई की, ऊर्जा के प्रवाह की प्राचीन चीनी कला और कैसे ये हमें अव्यवस्था से मुक्त होने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अब हम उस प्राचीन कला के बारे में बात करेंगे जो हजारों सालों से चली आ रही है और जो हमारे घरों और जीवन में ऊर्जा के प्रवाह को समझने का सबसे गहरा ज्ञान देती है, फेंग शुई। आपने ये नाम सुना होगा। शायद आपने सोचा होगा कि ये कोई जादू है, कोई अंधविश्वास है या फिर सिर्फ अमीर लोगों का शौक है। लेकिन कैरन किंगस्टन इस किताब में बताती हैं कि फेंग शुई कोई जादू नहीं है, ये एक प्राचीन चीनी दर्शन है, एक विज्ञान है और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक व्यावहारिक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है। फेंग शुई शब्द 2 चीनी शब्दों से मिलकर बना है। फेंग का मतलब है हवा और शुई का मतलब है पानी। प्राचीन चीन में हवा और पानी को ऊर्जा के 2 सबसे महत्वपूर्ण वाहक माना जाता था। हवा ऊर्जा को लेकर चलती है और पानी ऊर्जा को संग्रहित करता है। जहां हवा और पानी का प्रवाह अच्छा होता है, वहां जीवन फलता फूलता है। जहां यह प्रवाह रुका हुआ या अवरुद्ध होता है, वहां जीवन ठहर जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। फेंग शुई का मूल सिद्धांत है ची ऊर्जा, जीवन ऊर्जा। ची वो अदृश्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। ये हमारे शरीर में भी प्रवाहित होती है, हमारे घरों में भी, हमारे आसपास की हर चीज में।
जब ची का प्रवाह सहज, संतुलित और निर्बाध होता है तो हम स्वस्थ, खुश और सफल होते हैं। जब ची का प्रवाह अवरुद्ध होता है तो हम बीमार, उदास और असफल हो जाते हैं। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था ची ऊर्जा के प्रवाह की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आपके घर में अव्यवस्था होती है तो ची ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, वो ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है और फिर वहीं जमा होने लगती है। स्थिर ऊर्जा कभी अच्छी नहीं होती। वही ऊर्जा जो आपको जीवंत बना सकती थी अब आपको सुस्त बना देती है। वही ऊर्जा जो आपको रचनात्मक बना सकती थी अब आपको उलझन में डाल देती है। वही ऊर्जा जो आपको आगे बढ़ा सकती थी अब आपको रोक कर रख देती है। फेंगशुई का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है यिन और यांग। यिन और यांग दो विपरीत लेकिन पूरक ऊर्जाएं हैं। यिन शांत, नरम, अंधेरा, ठंडा और स्त्री ऊर्जा है। यांग सक्रिय, कठोर, उज्ज्वल, गर्म और पुरुष ऊर्जा है। एक संतुलित घर में यिन और यांग दोनों का सही अनुपात होता है। बहुत ज्यादा यिन सुस्ती और उदासी लाता है, बहुत ज्यादा यांग तनाव और बेचैनी लाता है। अव्यवस्था अक्सर यांग ऊर्जा को बढ़ा देती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा शोर, बहुत सारी उत्तेजना। और जब यांग बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और शांति खो देते हैं। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि फेंगशुई को समझने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझ लेना काफी है। पहला सिद्धांत, साफ सफाई। आपका घर जितना साफ होगा, ऊर्जा का प्रवाह उतना ही बेहतर होगा। धूल, गंदगी और मैल ऊर्जा को रोकते हैं। दूसरा सिद्धांत, व्यवस्था। हर चीज का अपना स्थान होना चाहिए। जब चीजें अपनी जगह पर होती हैं तो ऊर्जा सहजता से प्रवाहित होती है। तीसरा सिद्धांत, खाली जगह। अव्यवस्था से भरे घर में ऊर्जा के लिए कोई जगह नहीं होती। खाली जगह ऊर्जा को प्रवाहित होने देती है। चौथा सिद्धांत, प्राकृतिक तत्व। पौधे, पानी, लकड़ी, पत्थर, ये प्राकृतिक तत्व ऊर्जा को जीवंत बनाते हैं। पांचवा सिद्धांत, रोशनी। अंधेरे कमरों में ऊर्जा ठहर जाती है, रोशनी ऊर्जा को सक्रिय करती है। दोस्तों, फेंगशुई कोई धर्म नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये एक व्यावहारिक कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारे आसपास का वातावरण हमारे भीतर के वातावरण को प्रभावित करता है। और जब हम अपने आसपास के वातावरण को साफ, व्यवस्थित और ऊर्जावान बनाते हैं तो हमारा भीतरी वातावरण भी साफ, व्यवस्थित और ऊर्जावान हो जाता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि हम पुरानी चीजों से चिपके क्यों रहते हैं, हमारे चिपके रहने के मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं और कैसे हम इन कारणों को समझकर उनसे आजाद हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है। हम पुरानी चीजों से चिपके क्यों रहते हैं? हम जानते हैं कि वो चीजें बेकार हैं, हम जानते हैं कि वो चीजें सिर्फ जगह घेर रही हैं, हम जानते हैं कि उन्हें फेंक देना चाहिए, फिर भी हम फेंक नहीं पाते। क्यों? कैरन किंगस्टन इस किताब में इस सवाल का बहुत गहराई से विश्लेषण करती हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है डर। हम डरते हैं कि कहीं उस चीज की जरूरत न पड़ जाए। ये डर हमारे अंदर इतना गहरा बैठा हुआ है कि हम उसे पहचानते भी नहीं। ये डर हमारे पूर्वजों से आया है, उस समय से जब चीजें दुर्लभ थीं, जब हर चीज की कीमत थी, जब हर चीज का उपयोग था। लेकिन आज की दुनिया में हर चीज आसानी से उपलब्ध है। आज जरूरत पड़ने पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, फिर भी वही पुराना डर हमारे अंदर बना हुआ है। क्या पता कल किस काम आ जाए? ये सोच हमें पुरानी, बेकार, टूटी फूटी चीजों से भी चिपके रहने पर मजबूर कर देती है। दूसरा कारण है अपराध बोध। हमें अपराध बोध होता है। किसी ने हमें वो चीज तोहफे में दी थी, अगर हम उसे फेंक देंगे तो उस व्यक्ति के प्रति बेवफाई होगी। किसी ने हमारे लिए वो चीज बहुत प्यार से खरीदी थी, अगर हम उसे फेंक देंगे तो उसके प्यार का अपमान होगा। हमने वो चीज बहुत पैसे देकर खरीदी थी, अगर हम उसे फेंक देंगे तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ये सब अपराध बोध हमें उन चीजों से चिपके रहने पर मजबूर कर देते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते। तीसरा कारण है पुरानी यादें। हर पुरानी चीज किसी न किसी याद से जुड़ी होती है। एक पुरानी डायरी आपको आपके स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। एक पुराना खिलौना आपको आपके बचपन की याद दिलाता है। एक पुराना तोहफा आपको किसी खास व्यक्ति की याद दिलाता है। ये यादें कीमती हैं, लेकिन ये यादें हमें अतीत में कैद करके रखती हैं। हम उन यादों को खोने से डरते हैं, इसलिए हम उन चीजों को रखे रहते हैं। लेकिन सच ये है कि यादें चीजों में नहीं होती, वो हमारे अंदर होती हैं। आप वो चीज फेंक दें तो भी यादें आपके साथ रहेंगी। चौथा कारण है पहचान।
हम अपनी चीजों को अपनी पहचान समझते हैं। ये किताबें मुझे बताती हैं कि मैं कौन हूं। ये कपड़े मुझे बताते हैं कि मैं कैसा हूं। ये सामान मुझे बताता है कि मैंने क्या हासिल किया है। जब हम इन चीजों को फेंकने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी पहचान का एक हिस्सा खो रहे हैं। ये डर हमें उन चीजों से भी चिपके रहने पर मजबूर कर देता है जिनका हम उपयोग नहीं करते। 5वां कारण है आलस्य। चलो सच मान लेते हैं, अव्यवस्था हटाने में मेहनत लगती है। आपको हर चीज को उठाना है, देखना है, सोचना है, तय करना है कि रखना है या फेंकना है, फिर या तो वापस रखना है या कूड़े में फेंकना है या किसी को देना है। ये एक थकाऊ प्रक्रिया है और हम आलसी हैं। हमें वो मेहनत नहीं करनी, इसलिए हम चीज़ों को वैसे ही पड़े रहने देते हैं और अपने आप को बहाने बनाते हैं। बाद में करूँगा, कल देखूँगा, वीकेंड पर सफाई करूँगा, और वो बाद में कभी नहीं आता। 6वां कारण है अधूरे सपने। बहुत सी चीज़ें हम इसलिए रखे रहते हैं क्योंकि वो हमारे अधूरे सपनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो किताबें जो हमने कभी पढ़ी नहीं, वो प्रोजेक्ट जो हमने कभी ख़त्म नहीं किया, वो सामान जो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या सपना देखा था। उन्हें फेंकने का मतलब होगा उस सपने को मार देना, और हम ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए हम उन चीज़ों को रखे रहते हैं। एक दिन, शायद, कभी। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि ये सभी कारण समझ में आते हैं, ये सब हमें इंसान बनाते हैं, लेकिन यहीं पर हमें रुकना होता है और खुद से पूछना होता है कि क्या ये चीज़ें मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं? क्या ये चीज़ें मुझे खुश कर रही हैं? क्या ये चीज़ें मेरे जीवन में मूल्य जोड़ रही हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर हम उन्हें क्यों रखे हुए हैं? अव्यवस्था मुक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने चिपके रहने के कारणों को पहचानना। जब आप जान जाते हैं कि आप क्यों चिपके हुए हैं तो आप उन कारणों का सामना कर सकते हैं, और जब आप उन कारणों का सामना कर लेते हैं तो आप उनसे आज़ाद हो सकते हैं। डर को पहचानो, अपने डर का सामना करो। पूछो, अगर मैं ये चीज़ फेंक दूं तो सबसे बुरा क्या होगा? ज़्यादातर मामलों में सबसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। अपराध बोध को पहचानो, समझो कि वो चीज़ जिसने तुम्हें दी उसने तुम्हें खुश करने के लिए दी थी। अगर वो चीज़ अब तुम्हें खुश नहीं कर रही तो उसे रखना उसके प्यार का अपमान है। पुरानी यादों को पहचानो, समझो कि यादें चीज़ों में नहीं तुम्हारे अंदर हैं। पहचान को पहचानो, समझो कि तुम वो चीज़ें नहीं हो जो तुम रखते हो। आलस्य को पहचानो, समझो कि थोड़ी मेहनत तुम्हें जीवन भर की राहत देगी। अधूरे सपनों को पहचानो, समझो कि अगर सपना सच में तुम्हारा है तो वो चीज़ को फेंकने से नहीं मरेगा, और अगर वो सिर्फ एक कल्पना थी तो उसे जाने देना ही सही है। दोस्तों, पुरानी चीज़ों से चिपके रहना कोई गलती नहीं है, ये इंसानियत है, लेकिन ये हमें रोकता है, ये हमें थकाता है, ये हमें अतीत में कैद करके रखता है, और जब तक हम अतीत में कैद हैं हम भविष्य में नहीं जा सकते। इसलिए चिपके रहने के कारणों को पहचानो, उनका सामना करो और उनसे आज़ाद हो जाओ। यही अव्यवस्था मुक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अव्यवस्था और ऊर्जा के संबंध की, कैसे आपका घर आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन को प्रभावित करता है। चैप्टर 4, अव्यवस्था और ऊर्जा, कैसे आपका घर आपकी सेहत को प्रभावित करता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा व्यावहारिक है, अव्यवस्था और ऊर्जा का संबंध। आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी साफ, व्यवस्थित और खुले घर में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप हल्का महसूस करते हैं, आपकी सांस गहरी हो जाती है, आपका मन शांत हो जाता है। लेकिन जब आप किसी अव्यवस्थित, भरे हुए और अंधेरे घर में जाते हैं तो आपको बेचैनी होती है, आप भारी महसूस करते हैं, आपकी सांस उथली हो जाती है, आपका मन बेचैन हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि हर चीज ऊर्जा से बनी है। आपका घर, आपका फर्नीचर, आपके कपड़े, आपकी किताबें, सब कुछ ऊर्जा है, और हर चीज की अपनी एक ऊर्जावान छाप होती है। एक टूटी हुई घड़ी की ऊर्जा अलग होती है और एक नई चलती हुई घड़ी की ऊर्जा अलग। एक पुरानी बिना पढ़ी किताब की ऊर्जा अलग होती है और एक नई पढ़ी हुई प्रेरणादायक किताब की ऊर्जा अलग। एक ऐसा कमरा जहां सालों से कोई नहीं गया, उसकी ऊर्जा अलग होती है, और एक ऐसा कमरा जहां हर दिन लोग आते जाते हैं, उसकी ऊर्जा अलग। जब आपके घर में अव्यवस्था होती है तो उस अव्यवस्था की ऊर्जा आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, और आपके घर की ऊर्जा आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। ये एक सीधा अटूट संबंध है। आपका घर आपका विस्तार है। जैसा आपका घर है वैसी आपकी ऊर्जा है।
जैसी आपकी ऊर्जा है वैसी आपकी सेहत है, जैसी आपकी सेहत है वैसी आपकी जिंदगी है। आइए समझते हैं कि अव्यवस्था आपकी सेहत को कैसे प्रभावित करती है। पहली और सबसे स्पष्ट बात, अव्यवस्था धूल, मिट्टी और एलर्जी को बढ़ावा देती है। जब आपके घर में बहुत सारा सामान होता है तो सफाई करना मुश्किल हो जाता है। धूल और मिट्टी उन जगहों पर जमा हो जाती हैं जहां आप पहुंच नहीं पाते। ये धूल और मिट्टी आपकी सांसों के साथ आपके शरीर में प्रवेश करती है और एलर्जी, अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों का कारण बनती है। दूसरी बात, अव्यवस्था तनाव बढ़ाती है। जब आपका घर अव्यवस्थित होता है तो आपका दिमाग लगातार उस अव्यवस्था को प्रोसेस करने में व्यस्त रहता है। आपकी आंखें हर जगह बिखरे सामान को देखती हैं और आपका दिमाग उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इग्नोर करना भी एक काम है। ये आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है और जब आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आप थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। तीसरी बात, अव्यवस्था नींद को प्रभावित करती है। आपका बेडरूम आपके विश्राम का स्थान है। जब आपका बेडरूम अव्यवस्थित होता है तो आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता। वो अव्यवस्था को देखता रहता है और उसे प्रोसेस करता रहता है। जब आप सोने जाते हैं तो आपका दिमाग अभी भी उसी अव्यवस्था से जूझ रहा होता है। आपको नींद नहीं आती या अगर आ जाती है तो आप बेचैन नींद सोते हैं और जब आप ठीक से नहीं सोते तो आपका शरीर ठीक से रिचार्ज नहीं हो पाता। चौथी बात, अव्यवस्था इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। तनाव, नींद की कमी और खराब वातावरण, ये तीनों चीजें मिलकर आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं। आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। आपको जुकाम होता है, सिर दर्द होता है, थकान रहती है। आपका शरीर लगातार लड़ता रहता है और आप कमजोर होते जाते हैं। पांचवी बात, अव्यवस्था आपकी मानसिक सेहत को प्रभावित करती है। शोध बताते हैं कि अव्यवस्थित घरों में रहने वाले लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी की दर ज्यादा होती है। अव्यवस्था आपको असहाय महसूस कराती है। आपको लगता है कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और ये नियंत्रण खोने का एहसास ही डिप्रेशन और एंजाइटी की जड़ है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था सिर्फ आपके घर को नहीं, आपके शरीर को भी बीमार करती है। और इसका उल्टा भी सच है। जब आप अपने घर से अव्यवस्था हटाते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा भी बेहतर होने लगती है। आप हल्का महसूस करते हैं, आपकी सांस गहरी हो जाती है, आपका तनाव कम हो जाता है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और आपकी मानसिक सेहत बेहतर हो जाती है। एक प्रयोग करके देखिए। अपने घर का एक छोटा सा हिस्सा चुनिए, एक अलमारी, एक डेस्क या एक कोना। उस हिस्से को पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित कीजिए। सारी अव्यवस्था हटा दीजिए। फिर उस जगह पर बैठिए और महसूस कीजिए कि आपका शरीर कैसा प्रतिक्रिया करता है। आप पाएंगे कि आपकी सांस गहरी हो गई है, आपके कंधे ढीले हो गए हैं, आपका चेहरा शांत हो गया है। ये ऊर्जा का बदलाव है। ये सिर्फ एक कोने की सफाई से हुआ है। अब सोचिए, अगर आप पूरे घर को अव्यवस्था मुक्त कर दें तो आपके शरीर और दिमाग पर क्या असर होगा? दोस्तों, अव्यवस्था सिर्फ एक सौंदर्य समस्या नहीं है, ये एक स्वास्थ्य समस्या है। यह आपकी ऊर्जा को चूसती है, आपके शरीर को बीमार करती है और आपके मन को अशांत रखती है। इसलिए अव्यवस्था मुक्ति कोई शौक नहीं है, ये एक जरूरत है। यह आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अव्यवस्था और रिश्तों के संबंध की। कैसे अव्यवस्था आपके रिश्तों को तोड़ रही है और कैसे अपने घर को साफ करके आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। चैप्टर 5, अव्यवस्था और रिश्ते। कैसे अव्यवस्था आपके रिश्तों को तोड़ रही है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे भावनात्मक है, अव्यवस्था और रिश्तों का संबंध। आपने शायद सोचा होगा कि आपके घर की अव्यवस्था का आपके रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैरन किंगस्टन कहती हैं कि इससे ज्यादा संबंध कुछ और नहीं है। आपका घर जितना अव्यवस्थित होता है, आपके रिश्ते उतने ही तनावपूर्ण होते हैं। और जब आप अपने घर को अव्यवस्था मुक्त करते हैं तो आपके रिश्ते भी साफ और सुंदर होने लगते हैं। आइए समझते हैं कि अव्यवस्था आपके रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। पहली और सबसे स्पष्ट बात, अव्यवस्था झगड़ों का कारण बनती है। जब घर अव्यवस्थित होता है तो हर कोई चिड़चिड़ा होता है।
पति पत्नी एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, माता पिता बच्चों पर गुस्सा करते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं और अक्सर ये झगड़ा सफाई को लेकर ही होता है। तुमने कपड़े वहां क्यों फेंके? तुम्हारा सामान हर जगह बिखरा रहता है। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। ये सुनने में आपको बहुत परिचित लगेंगे। ये सब अव्यवस्था के कारण होने वाले झगड़े हैं। दूसरी बात, अव्यवस्था अंतरंगता को कम करती है। आपका बेडरूम आपकी अंतरंगता का स्थान है। जब आपका बेडरूम अव्यवस्थित होता है तो उस जगह की ऊर्जा रोमांस के लिए अनुकूल नहीं होती। आपको बिस्तर पर लेटने का मन नहीं करता क्योंकि चारों तरफ सामान बिखरा होता है। आपको अपने पार्टनर के करीब आने का मन नहीं करता क्योंकि आप खुद ही तनाव में होते हैं। धीरे धीरे वो अंतरंगता जो कभी आपके रिश्ते की जान थी, खत्म हो जाती है। आप एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। तीसरी बात, अव्यवस्था आपके मेहमानों को दूर करती है। क्या आपने कभी किसी को अपने घर बुलाने से मना किया है सिर्फ इसलिए कि घर साफ नहीं है? बहुत से लोग ऐसा करते हैं। वो अपने दोस्तों को नहीं बुलाते, अपने परिवार को नहीं बुलाते क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि लोग उनका अव्यवस्थित घर देखेंगे। धीरे धीरे वो सामाजिक रूप से अलग थलग हो जाते हैं। उनके रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और वो अकेले हो जाते हैं। चौथी बात, अव्यवस्था बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। अगर वे अव्यवस्थित घर में बड़े होते हैं तो वे भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। वे नहीं सीख पाते कि चीज़ों को कैसे व्यवस्थित रखा जाता है, कैसे साफ सफाई की जाती है, कैसे अपने सामान की जिम्मेदारी ली जाती है। ये स्किल्स उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जब वे ये स्किल्स नहीं सीख पाते तो वे अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। पांचवी बात, अव्यवस्था आपके और आपके पार्टनर के बीच एक दीवार बन जाती है। अक्सर एक पार्टनर दूसरे से ज्यादा साफ सुथरा होता है। वो सफाई करता रहता है और दूसरा पार्टनर उसकी मेहनत को बेकार कर देता है। इससे नाराजगी बढ़ती है। एक पार्टनर को लगता है कि उसकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, दूसरे पार्टनर को लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। ये नाराजगी धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है जो दोनों के बीच आ जाती है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति सिर्फ आपके घर की नहीं, आपके रिश्तों की भी मरम्मत करती है। जब आप अपने घर को अव्यवस्था मुक्त करते हैं तो आपके झगड़े कम हो जाते हैं। आप एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय एक दूसरे से बात करने लगते हैं। आपकी अंतरंगता वापस आती है। आपका बेडरूम फिर से रोमांस का स्थान बन जाता है। आप अपने दोस्तों और परिवार को बुलाने लगते हैं। आपके बच्चे बेहतर आदतें सीखते हैं और आपके पार्टनर के बीच की वो दीवार टूट जाती है। एक कपल को लीजिए जो लगातार झगड़ता रहता है। उनके घर में हर जगह सामान बिखरा रहता है। अलमारी से कपड़े बाहर निकले रहते हैं, रसोई में बर्तन जमा रहते हैं। वे एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। एक दिन वे तय करते हैं कि अब बहुत हो गया। वे एक वीकेंड निकालते हैं और पूरे घर की अव्यवस्था हटा देते हैं। अलमारी साफ करते हैं, अनावश्यक सामान फेंक देते हैं, हर चीज को उसकी जगह रख देते हैं। जब वे काम खत्म करते हैं तो वे थके हुए लेकिन संतुष्ट होते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान बहुत दिनों बाद आई थी। उस दिन उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस हफ्ते उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस महीने उनके बीच बहुत कम झगड़े हुए। उनके रिश्ते ने एक नई शुरुआत की। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति सिर्फ आपके घर की नहीं, आपके रिश्तों की भी मरम्मत करती है। जब आप अपने घर को अव्यवस्था मुक्त करते हैं तो आपके झगड़े कम हो जाते हैं। आप एक दूसरे पर चिल्लाने की बजाय एक दूसरे से बात करने लगते हैं। आपकी अंतरंगता वापस आती है। आपका बेडरूम फिर से रोमांस का स्थान बन जाता है। आप अपने दोस्तों और परिवार को बुलाने लगते हैं। आपके बच्चे बेहतर आदतें सीखते हैं और आपके पार्टनर के बीच की वो दीवार टूट जाती है। एक कपल को लीजिए जो लगातार झगड़ता रहता है। उनके घर में हर जगह सामान बिखरा रहता है। अलमारी से कपड़े बाहर निकले रहते हैं, रसोई में बर्तन जमा रहते हैं। वे एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। एक दिन वे तय करते हैं कि अब बहुत हो गया। वे एक वीकेंड निकालते हैं और पूरे घर की अव्यवस्था हटा देते हैं। अलमारी साफ करते हैं, अनावश्यक सामान फेंक देते हैं, हर चीज को उसकी जगह रख देते हैं। जब वे काम खत्म करते हैं तो वे थके हुए लेकिन संतुष्ट होते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान बहुत दिनों बाद आई थी। उस दिन उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस हफ्ते उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस महीने उनके बीच बहुत कम झगड़े हुए। उनके रिश्ते ने एक नई शुरुआत की। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति आपके रिश्तों को जादुई तरीके से नहीं बदलती, लेकिन ये उन बाधाओं को हटा देती है जो आपके रिश्तों को रोक रही थीं। जब आपका घर साफ और व्यवस्थित होता है तो आपका दिमाग भी साफ और व्यवस्थित होता है, और जब आपका दिमाग साफ होता है तो आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर संवाद कर पाते हैं। आप उनकी बातों को बेहतर सुन पाते हैं, आप उनकी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं, और जब आप बेहतर संवाद कर पाते हैं तो आपके झगड़े कम हो जाते हैं और आपका प्यार बढ़ जाता है।
तो अगर आपके रिश्तों में तनाव है, अगर आप और आपका पार्टनर बार बार झगड़ते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बीच एक दीवार आ गई है, तो सबसे पहले अपने घर को देखिए। क्या आपका घर अव्यवस्थित है? क्या हर जगह सामान बिखरा है? क्या आपको सफाई करने का मन नहीं करता? अगर हाँ, तो शायद यही आपके रिश्तों की समस्या की जड़ है। अव्यवस्था को हटाइए और देखिए कि आपके रिश्ते कैसे बदलते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अव्यवस्था और धन के संबंध की। कैसे अव्यवस्था आपकी आर्थिक तरक्की को रोक रही है और कैसे अपने घर को साफ करके आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। चैप्टर 6 अव्यवस्था और धन, कैसे अव्यवस्था आपकी आर्थिक तरक्की को रोक रही है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अव्यवस्था और धन का संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक तंगी का कारण आपका अव्यवस्थित घर हो सकता है? कैरन किंगस्टन इस किताब में बताती हैं कि अव्यवस्था और धन के बीच एक गहरा अटूट संबंध है। जहां अव्यवस्था होती है वहां धन का प्रवाह रुक जाता है, और जहां धन का प्रवाह रुक जाता है वहां अव्यवस्था बढ़ती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसना बहुत आसान है और जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। आइए समझते हैं कि अव्यवस्था आपके धन को कैसे प्रभावित करती है। पहली और सबसे स्पष्ट बात, अव्यवस्था आपको अनावश्यक खर्च करने पर मजबूर करती है। जब आपका घर अव्यवस्थित होता है तो आपको पता नहीं होता कि आपके पास क्या है। आप वही चीजें बार बार खरीदते हैं क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि आपके पास पहले से है। एक अतिरिक्त चार्जर, एक अतिरिक्त बोतल, एक अतिरिक्त किताब, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती हैं। और ये सब उस अव्यवस्था के कारण होता है जो आपको अपने सामान पर नियंत्रण नहीं रखने देती। दूसरी बात, अव्यवस्था आपके पैसे को बेकार कर देती है। वो कपड़े जो आपने खरीदे लेकिन कभी पहने नहीं, वो किताबें जो आपने खरीदी लेकिन कभी पढ़ी नहीं, वो गैजेट्स जो आपने खरीदे लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किए, ये सब आपके पैसे का अपमान है। आपने उन चीज़ों के लिए मेहनत की, पैसे कमाए और फिर उन चीज़ों को अलमारी में बंद कर दिया। वो पैसे अब बेकार हो गए। और जब आपके पास बहुत सारी बेकार चीज़ें होती हैं तो आपके पास नई उपयोगी चीज़ों के लिए जगह नहीं बचती। तीसरी बात, अव्यवस्था आपके करियर को प्रभावित करती है। आपका काम करने का स्थान, चाहे वो ऑफिस हो या होम ऑफिस, अगर वहां अव्यवस्था है तो आपका फोकस बिखरता है। आप अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाते, आप समय पर काम खत्म नहीं कर पाते, आप गलतियां करते हैं, आपके बॉस और सहकर्मी आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। और जब आप अपने काम में अच्छे नहीं होते तो आपकी तरक्की रुक जाती है, प्रमोशन नहीं मिलता, सैलरी नहीं बढ़ती, नए अवसर नहीं आते। चौथी बात, अव्यवस्था आपके बैंक बैलेंस को भी प्रभावित करती है। फेंग शुई के अनुसार आपके घर का दक्षिण पूर्व कोना धन का क्षेत्र होता है। अगर इस कोने में अव्यवस्था है तो आपके जीवन में धन का प्रवाह रुक जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। जब आपके घर के धन कोने में गंदगी, बिखरा सामान या अनावश्यक चीजें होती हैं तो वहां की ऊर्जा स्थिर हो जाती है, और स्थिर ऊर्जा कभी धन को आकर्षित नहीं करती। इसलिए अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने को साफ, व्यवस्थित और आकर्षक रखें। वहां एक छोटा पौधा रखें, एक दीपक रखें या कुछ ऐसा रखें जो आपको धन और समृद्धि की याद दिलाए। पांचवी बात, अव्यवस्था आपके बटुए और पर्स को भी प्रभावित करती है। आपका बटुआ आपके धन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपका बटुआ पुराना, फटा हुआ या अव्यवस्थित है तो ये आपके धन के प्रति आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है। अपने बटुए को साफ और व्यवस्थित रखें। पुरानी रसीदें, अनावश्यक कार्ड और टूटे हुए जिपर वाले बटुए को तुरंत बदलें। एक अच्छा, साफ और व्यवस्थित बटुआ धन के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है, और जब आप धन का सम्मान करते हैं तो धन आपके पास आता है। छठी बात, अव्यवस्था आपकी नौकरी और व्यवसाय को प्रभावित करती है। आपका ऑफिस डेस्क आपके करियर का केंद्र है। अगर आपकी डेस्क पर कागजातों के ढेर लगे हैं, पुरानी फाइलें पड़ी हैं और हर जगह सामान बिखरा है, तो ये आपके काम के प्रति आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपका बॉस और सहकर्मी आपको देखते हैं और सोचते हैं, ये व्यक्ति संगठित नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो आपको बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती और आपकी तरक्की रुक जाती है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति आपके धन को आकर्षित करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपने घर से अव्यवस्था हटाते हैं तो आप धन के लिए जगह बनाते हैं। जब आप अपने घर के धन कोने को साफ करते हैं तो आप धन के प्रवाह के लिए रास्ता बनाते हैं। जब आप अपने बटुए को साफ करते हैं तो आप धन के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं।
और जब आप अपने ऑफिस डेस्क को साफ करते हैं तो आप अपने करियर के प्रति अपनी गंभीरता दिखाते हैं। एक प्रयोग करके देखिए। अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने को पूरी तरह से साफ करें। सारी अव्यवस्था हटा दें। उस कोने को खाली और साफ रखें। वहां एक छोटा सा पौधा रखें, एक जीवित पौधा, कृत्रिम नहीं। वहां एक छोटा सा दीपक या मोमबत्ती रखें। वहां कुछ ऐसा रखें जो आपको धन और समृद्धि की याद दिलाए, एक क्रिस्टल, एक मूर्ति या एक तस्वीर। फिर 30 दिन तक इस कोने को साफ और व्यवस्थित रखें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में धन के नए अवसर आने लगे हैं। कोई पुराना कर्ज चुक गया है, कोई नया ग्राहक मिल गया है, कोई नौकरी का ऑफर आ गया है या कोई अनपेक्षित धन प्राप्त हुआ है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का बदलाव है। कैरन किंगस्टन कहती हैं, धन ऊर्जा है और ऊर्जा अव्यवस्था से नफरत करती है। जहां अव्यवस्था होती है, धन नहीं रह सकता। इसलिए अगर तुम धन चाहते हो तो पहले अव्यवस्था हटाओ। तो अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अगर आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले अपने घर को देखिए। क्या आपके घर के धन कोने में अव्यवस्था है? क्या आपका बटुआ पुराना और फटा हुआ है? क्या आपकी डेस्क पर कागजातों के ढेर लगे हैं? अगर हां, तो शायद यही आपकी आर्थिक समस्या की जड़ है। अव्यवस्था को हटाइए और देखिए कि आपका धन कैसे बढ़ने लगता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अलमारी की सफाई की। कैसे तय करें क्या रखें और क्या जाने दें, और कैसे एक साफ अलमारी आपके आत्मविश्वास को बदल सकती है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे व्यावहारिक और सबसे ज्यादा लोगों के लिए प्रासंगिक है, अलमारी की सफाई। आपकी अलमारी आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। आपकी अलमारी कैसी है? क्या वो भरी हुई है? क्या उसमें से कपड़े बाहर निकल रहे हैं? क्या आपको कुछ पहनने को नहीं मिलता? क्या आपको हर सुबह ये सोचना पड़ता है कि क्या पहनूं? अगर हां, तो आपकी अलमारी आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर रही है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अलमारी की अव्यवस्था सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये हर दिन आपके सामने होती है। हर सुबह जब आप अलमारी खोलते हैं और उस अव्यवस्था को देखते हैं, तो आपका दिन एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता है। आप तनाव में आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ये तनाव आपके पूरे दिन को प्रभावित करता है। इसलिए अलमारी की सफाई सिर्फ एक सफाई का काम नहीं है, ये आपके दिन की शुरुआत को बदलने का एक तरीका है। आइए अलमारी की सफाई के लिए एक सरल प्रक्रिया समझते हैं। पहला कदम, सारे कपड़े बाहर निकालिए। अलमारी के अंदर से हर एक कपड़ा, हर एक जोड़ी जूता, हर एक एक्सेसरी, सब कुछ बाहर निकालिए। उन्हें बिस्तर पर या फर्श पर फैला दीजिए। जब आप सारे कपड़े बाहर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास कितना सामान है और उसमें से कितना बेकार है। दूसरा कदम, हर चीज से पूछिए, क्या ये मुझे खुशी देती है? कैरन किंगस्टन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। ये सवाल आपको बताता है कि कौन से कपड़े आपके साथ रहने लायक हैं और कौन से नहीं। अगर कोई कपड़ा आपको खुशी नहीं देता, अगर वो आपको अच्छा महसूस नहीं कराता, अगर वो आपके अंदर कोई नकारात्मक भावना पैदा करता है, तो उसे जाने दीजिए। तीसरा कदम, 3 श्रेणियों में बांटिए। रखें, दान करें, फेंकें। जो कपड़े आपको खुशी देते हैं, जो आप पर फिट होते हैं, जो आप बार बार पहनते हैं, उन्हें रखिए। जो कपड़े आपको खुशी नहीं देते लेकिन अच्छी स्थिति में है, उन्हें दान कर दीजिए। कोई और उनका उपयोग कर सकता है और उन्हें खुशी मिलेगी। जो कपड़े फटे हुए हैं, दागदार हैं या पूरी तरह से बेकार हैं, उन्हें फेंक दीजिए। चौथा कदम, उन कपड़ों को अलविदा कहिए जो आपने सालों से नहीं पहने। ये सबसे मुश्किल कदम है। हम उन कपड़ों से चिपके रहते हैं क्योंकि हमने उन पर पैसे खर्च किए, या क्योंकि वो किसी खास मौके से जुड़े हैं, या क्योंकि हमें लगता है कि शायद कभी पहन लेंगे। लेकिन सच ये है, अगर आपने 1 साल में वो कपड़े नहीं पहने तो आप शायद कभी नहीं पहनेंगे। उन्हें जाने दीजिए, किसी और को उनकी जरूरत हो सकती है। 5वां कदम, अलमारी को व्यवस्थित कीजिए। अब जो कपड़े रखने हैं उन्हें अलमारी में वापस रखिए, लेकिन इस बार व्यवस्थित तरीके से रखिए। कपड़ों को टाइप के हिसाब से बांटिए, शर्ट, पैंट, ड्रेस, कोट आदि। रंगों के हिसाब से लगाइए, मौसम के हिसाब से रखिए। जिन कपड़ों को आप अक्सर पहनते हैं उन्हें आसान पहुंच में रखिए, जिन्हें कम पहनते हैं उन्हें ऊपर या पीछे रखिए। 6ठा कदम, हैंगरों का ध्यान रखिए। टूटे हुए, अलग अलग तरह के या बहुत पुराने हैंगरों को बदल दीजिए। एक जैसे अच्छे क्वालिटी के हैंगर न केवल आपकी अलमारी को सुंदर बनाते हैं, बल्कि वे आपके कपड़ों को भी बेहतर रखते हैं। और जब आपकी अलमारी सुंदर दिखती है तो आपका मूड भी अच्छा होता है। 7वां कदम, अलमारी की सफाई को एक आदत बनाइए। अलमारी की सफाई एक बार का काम नहीं है। हर 3 से 6 महीने में अपनी अलमारी की फिर से समीक्षा कीजिए।
नए कपड़े आए हैं, पुराने कपड़े बेकार हो गए हैं, आपकी पसंद बदल गई है, इसलिए नियमित रूप से अलमारी की सफाई करते रहिए। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अलमारी की सफाई आपके आत्मविश्वास को बदल सकती है। जब आपकी अलमारी साफ और व्यवस्थित होती है तो आपको पता होता है कि आपके पास क्या है। आप जल्दी से कपड़े चुन पाते हैं। आपको पता होता है कि कोई भी कपड़ा जो आप पहनेंगे वो आप पर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने केवल वही कपड़े रखे हैं जो आपको खुशी देते हैं। ये आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलकता है और लोग उसे महसूस करते हैं। एक प्रयोग करके देखिए। इस वीकेंड अपनी अलमारी की सफाई कीजिए। सारे कपड़े बाहर निकालिए। हर चीज से पूछिए कि क्या वो आपको खुशी देती है, और जो नहीं देती उसे दान या फेंक दीजिए। फिर अलमारी को व्यवस्थित कीजिए। अगली सुबह जब आप अलमारी खोलेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। आपका दिन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होगा और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे दिन को बदल देगी। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि आपकी अलमारी आपके दिमाग का विस्तार है। जैसी आपकी अलमारी है वैसा आपका दिमाग है। एक साफ व्यवस्थित अलमारी एक साफ व्यवस्थित दिमाग बनाती है, और एक साफ व्यवस्थित दिमाग ही सही फैसले ले पाता है। तो अगर आप अक्सर भ्रमित रहते हैं, अगर आपको फैसले लेने में मुश्किल होती है, अगर आपका आत्मविश्वास कम है, तो सबसे पहले अपनी अलमारी को देखिए। क्या वो अव्यवस्थित है? क्या उसमें से कपड़े बाहर निकल रहे हैं? क्या आपको कुछ पहनने को नहीं मिलता? अगर हाँ, तो शायद यही आपकी समस्या की जड़ है। अलमारी को साफ कीजिए और देखिए कि आपका दिमाग कैसे साफ होता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे किताबों और कागजातों की अव्यवस्था के बारे में। किन किताबों को रखें और किन्हें जाने दें, और कैसे कागजातों के ढेर से निपटें। चैप्टर 8 किताबें और कागजात। किन किताबों को रखें और किन्हें जाने दें। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है, किताबों और कागजातों की अव्यवस्था। किताबों के साथ हमारा एक अलग ही रिश्ता होता है। किताबें सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होती, वो ज्ञान होती हैं, वो यादें होती हैं, वो सपने होती हैं, वो हमारी पहचान होती हैं। इसलिए किताबों को फेंकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कैरन किंगस्टन कहती हैं कि किताबों की अव्यवस्था सबसे खतरनाक अव्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि ये आपको अतीत में कैद करके रखती है और आपको नए ज्ञान को आने से रोकती है। आइए समझते हैं कि किताबों की अव्यवस्था क्यों खतरनाक है। पहली बात, किताबें ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। हर किताब की अपनी एक ऊर्जा होती है। एक पुरानी, बिना पढ़ी, धूल जमी किताब की ऊर्जा बहुत भारी होती है। वो ऊर्जा आपके घर में जमा हो जाती है और आपके दिमाग को भी भारी कर देती है। दूसरी बात, किताबें जगह लेती हैं। जब आपके पास बहुत सारी किताबें होती हैं तो उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए। वो जगह आपके घर में कहीं और इस्तेमाल हो सकती थी। तीसरी बात, किताबें आपको सीमित करती हैं। जब आपकी अलमारी पुरानी किताबों से भरी होती है तो आपके पास नई किताबों के लिए जगह नहीं होती। आप नया ज्ञान नहीं ले पाते, क्योंकि पुराना ज्ञान अभी भी जगह घेरे हुए है। तो कैसे तय करें कि कौन सी किताबें रखें और कौन सी जाने दें? कैरन किंगस्टन कुछ सरल नियम बताती हैं। पहला नियम, क्या आपने ये किताब पढ़ी है? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। ये कठोर लग सकता है, लेकिन सच ये है कि अगर आपने कोई किताब सालों से नहीं पढ़ी तो आप शायद कभी नहीं पढ़ेंगे। वो किताब सिर्फ जगह घेर रही है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो उसे पढ़ेगा, या लाइब्रेरी को दान कर दीजिए। दूसरा नियम, क्या आप इस किताब को दोबारा पढ़ेंगे? कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। वो हमारी पसंदीदा होती हैं, वो हमें प्रेरित करती हैं, वो हमें नई सीख देती हैं। ऐसी किताबों को रखिए। लेकिन बाकी किताबें जिन्हें आपने एक बार पढ़ लिया और अब उनकी जरूरत नहीं, उन्हें जाने दीजिए। तीसरा नियम, क्या ये किताब आपको खुशी देती है? ये वही सवाल है जो हमने कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया था। अगर कोई किताब आपको खुशी नहीं देती, अगर वो आपको बोझ लगती है, अगर वो आपको कोई नकारात्मक याद दिलाती है, तो उसे जाने दीजिए। आपको अपने आसपास केवल वही चीजें रखनी चाहिए जो आपको खुशी दे। चौथा नियम, क्या ये किताब आपके वर्तमान जीवन से जुड़ी है? बहुत सारी किताबें हम उस समय खरीदते हैं जब हम कुछ अलग कर रहे होते हैं, कोई कोर्स कर रहे होते हैं, कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं, किसी खास विषय में रुचि रखते होते हैं। अगर वो रुचि अब नहीं है तो उन किताबों को जाने दीजिए। वे अब आपके वर्तमान जीवन का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं कागजातों की। कागजात, बिल, रसीदें, स्टेटमेंट, पुराने दस्तावेज, ये अव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। हर महीने ढेर सारे कागजात हमारे घर में आते हैं और हम उन्हें रख लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद कभी काम आ जाए। लेकिन सच ये है कि 90% कागजात कभी काम नहीं आते।
वे सिर्फ जगह घेरते हैं, धूल जमाते हैं और हमारे दिमाग को बोझिल करते हैं। कैरेन किंगस्टन कागजातों के लिए एक सरल प्रणाली बताती हैं। पहला, तुरंत निपटान। जब भी कोई कागजात आपके घर आए, तुरंत तय करें, क्या इसकी जरूरत है? अगर नहीं तो उसे तुरंत रिसाइकिल कर दें। अगर हां, तो उसके लिए एक जगह तय करें। कागजात को बाद में देखूंगा कि ढेर में मत डालिए, वो ढेर कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, डिजिटल बनाइए। जितना हो सके कागजात को डिजिटल बनाइए। बिल ऑनलाइन प्राप्त कीजिए, रसीदों की फोटो ले लीजिए, दस्तावेजों को स्कैन करके कंप्यूटर में रखिए। इससे न केवल जगह बचेगी, बल्कि आपको जरूरत पड़ने पर चीजें ढूंढना भी आसान होगा। तीसरा, फाइलिंग सिस्टम बनाइए। जिन कागजातों को आपको रखना है, उनके लिए एक फाइलिंग सिस्टम बनाइए। श्रेणियों में बांटिए, बिल, टैक्स, मेडिकल, शिक्षा आदि। हर श्रेणी के लिए एक अलग फोल्डर रखिए और हर महीने पुराने कागजातों की समीक्षा कीजिए और जरूरत न होने पर उन्हें नष्ट कर दीजिए। कैरेन किंगस्टन कहती हैं कि किताबों और कागजातों की अव्यवस्था हटाने से आपके दिमाग पर बहुत बड़ा असर होता है। जब आपके आसपास पुरानी, बेकार किताबें और कागजात नहीं होते, तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। आप नई चीजों के लिए जगह बना लेते हैं। आप नया ज्ञान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वीकेंड अपनी किताबों और कागजातों को देखिए। पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या ये मुझे खुशी देता है? क्या ये मेरे वर्तमान जीवन से जुड़ा है? और जो नहीं है, उसे जाने दीजिए, दान कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, फेंक दीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे हल्की हो जाती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे भावनात्मक अव्यवस्था के बारे में। पुरानी यादों, पुराने रिश्तों और पुरानी भावनाओं से कैसे आजाद हों। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे गहरा और सबसे नाजुक है, भावनात्मक अव्यवस्था। अब तक हमने भौतिक अव्यवस्था के बारे में बात की, अलमारी में भरे कपड़े, किताबों के ढेर, कागजातों का अंबार। लेकिन कैरेन किंगस्टन कहती हैं कि सबसे खतरनाक अव्यवस्था वो है जो हमारी आंखों से नहीं दिखती, वो जो हमारे दिल और दिमाग में होती है। वो है भावनात्मक अव्यवस्था। भावनात्मक अव्यवस्था क्या है? ये वो सब है जो हम अपने भीतर रखे हुए हैं। पुराने रिश्तों का दर्द, किसी के द्वारा दी गई ठेस, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए गुस्से, अनकहे एहसास, पुरानी यादें जो हमें रोक रही हैं, अपराध बोध, शर्म, डर, चिंता और वो सब जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये सब भावनात्मक अव्यवस्था है। और ये अव्यवस्था सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हमारे भीतर है, हम इससे भाग नहीं सकते और ये हमारे हर फैसले, हर रिश्ते और हर दिन को प्रभावित करती है। भावनात्मक अव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है पुरानी यादों से चिपके रहना। हम पुरानी यादों से चिपके रहते हैं क्योंकि वो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। वो हमें हमारे अतीत से जोड़े रखती हैं, जहां हम जानते हैं कि क्या हुआ था, जहां हम नियंत्रण में थे, जहां हमें पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन ये सुरक्षा एक भ्रम है। पुरानी यादें हमें अतीत में कैद करके रखती हैं और हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। कैरेन किंगस्टन कहती हैं कि हर चीज जो हम रखते हैं, उसके पीछे एक भावना होती है। वो तोहफा जो आपके पूर्व प्रेमी ने दिया था, वो आपको उस रिश्ते की याद दिलाता है। वो पुरानी डायरी, वो आपको उस दौर की याद दिलाती है जब आप दुखी थे। वो फटा हुआ कपड़ा, वो आपको उस दिन की याद दिलाता है जब आपने वो कपड़ा पहना था और कुछ बुरा हुआ था। ये चीजें सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, ये भावनाओं के वाहक है। और जब तक ये चीजें आपके पास हैं, वे भावनाएं भी आपके पास बनी रहेंगी। तो भावनात्मक अव्यवस्था से मुक्त होने का पहला कदम है उन चीजों को पहचानना जो भावनात्मक अव्यवस्था पैदा कर रही हैं। आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको दुखी करती हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डराती हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको शर्मिंदा करती हैं? ये सब भावनात्मक अव्यवस्था के स्रोत हैं और इन्हें पहचानना ही पहला कदम है। दूसरा कदम है उन चीजों को अलविदा कहना। ये आसान नहीं है, ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। वो तोहफा जो आपके पूर्व प्रेमी ने दिया था, उसे अलविदा कहिए। वो पुरानी डायरी, उसे अलविदा कहिए। वो फटा हुआ कपड़ा, उसे अलविदा कहिए। जब आप उन चीजों को भौतिक रूप से हटाते हैं, तो आप उनसे जुड़ी भावनाओं को भी हटाने का एक संकेत देते हैं। तीसरा कदम है उन भावनाओं को संसाधित करना। सिर्फ चीजें हटा देने से भावनाएं अपने आप नहीं जाती। आपको उन भावनाओं को समझना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें जाने देना होगा। ये एक प्रक्रिया है, ये समय लेती है, इसके लिए धैर्य चाहिए।
कभी कभी इसके लिए किसी पेशेवर की मदद भी लेनी पड़ सकती है, एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर या एक ट्रस्टेड फ्रेंड। चौथा कदम है नई यादें बनाना। जब आप पुरानी यादों को जाने देते हैं तो आप नई यादों के लिए जगह बनाते हैं, नए रिश्तों के लिए, नए अनुभवों के लिए, नई खुशियों के लिए। ये सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब आप पुराने बोझ को हटाते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं और आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि भावनात्मक अव्यवस्था को हटाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है एक अनुष्ठान बनाना। जब आप किसी चीज को अलविदा कह रहे हों तो उसे एक अनुष्ठान बनाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, उस चीज के बारे में सोचिए, उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस कीजिए और फिर उसे जाने देने का फैसला कीजिए। आप उसे जला सकते हैं या दफना सकते हैं या पानी में बहा सकते हैं। अनुष्ठान का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, बस आपके लिए जो सही लगे वही कीजिए। लेकिन यह अनुष्ठान आपके दिमाग को एक संकेत देता है कि अब वो चीज आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, खुद को माफ करना। हम अक्सर अपनी गलतियों, अपने फैसलों और अपनी कमजोरियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। ये भी एक तरह की भावनात्मक अव्यवस्था है। खुद को माफ करना सीखिए। आपने जो किया उस समय आपने अपनी सबसे अच्छी समझ के अनुसार किया। अब आप ज्यादा समझदार हो गए हैं, लेकिन उस समय के खुद को सजा देना बेकार है। उसे माफ करो, उसे जाने दो और आगे बढ़ो। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि भावनात्मक अव्यवस्था सबसे भारी अव्यवस्था है। यह आपकी आत्मा पर बोझ डालती है, आपके दिल को दबाती है और आपके दिमाग को अंधेरा कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे मुक्त होना भी सबसे बड़ी राहत देता है। जब आप भावनात्मक अव्यवस्था हटाते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, आप साफ हो जाते हैं और आप सच में जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से अपने भीतर की अव्यवस्था पर ध्यान दीजिए। कौन सी पुरानी यादें आपको रोक रही हैं? कौन से पुराने रिश्ते अभी भी आपके दिल में जगह बनाए हुए हैं? कौन सी पुरानी भावनाएं आपको दबाए हुए हैं? उन्हें पहचानिए, उनका सामना कीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और फिर उन्हें जाने दीजिए। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये इस लायक है, क्योंकि जब आप भावनात्मक अव्यवस्था से मुक्त हो जाएंगे तो आप पहली बार सच में आजाद महसूस करेंगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे घर के हर कमरे की अव्यवस्था मुक्ति के बारे में। एक कमरा एक बार में पूरे घर को कैसे साफ और व्यवस्थित करें। चैप्टर 10, घर के हर कमरे की अव्यवस्था मुक्ति, एक कमरा एक बार में एक समय में। दोस्तों, अब हम उस प्रैक्टिकल प्रक्रिया पर बात करेंगे जो आपके पूरे घर को बदल देगी। कमरे दर कमरे अव्यवस्था मुक्ति। बहुत से लोग अव्यवस्था मुक्ति शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो पूरे घर को एक दिन में साफ करना चाहते हैं और फिर थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और घर पहले से भी ज्यादा अव्यवस्थित हो जाता है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति का सबसे अच्छा तरीका है एक कमरा एक बार में एक समय में। आइए घर के हर कमरे को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिविंग रूम। लिविंग रूम आपके घर का केंद्र है। ये वो जगह है जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, जहां आप मेहमानों का स्वागत करते हैं, जहां आप आराम करते हैं। लिविंग रूम की ऊर्जा पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। लिविंग रूम की अव्यवस्था मुक्ति के लिए सबसे पहले फर्नीचर को देखिए। क्या सारा फर्नीचर जरूरी है? क्या कोई फर्नीचर ऐसा है जिसका उपयोग आप नहीं करते? क्या फर्नीचर इस तरह रखा है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो? अनावश्यक फर्नीचर हटाइए और बाकी को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि ऊर्जा का प्रवाह सहज हो। फिर देखिए टेबल पर क्या पड़ा है। रिमोट, मैगजीन, पुराने अखबार, बच्चों के खिलौने, इन सब को उनकी जगह पर रखिए। हर चीज का एक स्थान होना चाहिए। दूसरा, किचन। किचन आपके घर का दिल है। ये वो जगह है जहां आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं, जहां पोषण और स्वास्थ्य की ऊर्जा बनती है। किचन की अव्यवस्था मुक्ति के लिए सबसे पहले काउंटर टॉप को साफ कीजिए। काउंटर टॉप पर केवल वही चीजें रखिए जो आप हर दिन उपयोग करते हैं। एक चाकू, एक कटिंग बोर्ड, एक चायदानी, बाकी सब कैबिनेट में रखिए। फिर कैबिनेट को देखिए। क्या ऐसे बर्तन हैं जिनका उपयोग आपने सालों से नहीं किया? क्या ऐसे गैजेट्स हैं जो सिर्फ जगह घेर रहे हैं? क्या ऐसा खाना है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है? इन सब को हटाइए। किचन को साफ, व्यवस्थित और ऊर्जावान रखिए। तीसरा, बेडरूम। बेडरूम आपके घर का सबसे निजी स्थान है। ये वो जगह है जहां आप आराम करते हैं, सोते हैं और रिचार्ज होते हैं। बेडरूम की अव्यवस्था मुक्ति के लिए सबसे पहले बिस्तर के आसपास देखिए। क्या बिस्तर के नीचे सामान भरा है? बिस्तर के नीचे केवल खाली जगह होनी चाहिए ताकि ऊर्जा प्रवाहित हो सके।
फिर नाइट स्टैंड देखिए, क्या उस पर ढेर सारी चीजें पड़ी हैं? सिर्फ एक लैंप, एक किताब और शायद एक गिलास पानी, बस इतना ही काफी है। बेडरूम में काम से जुड़ी कोई चीज ना रखें। लैपटॉप, फाइलें, ऑफिस के कागजात, ये सब बेडरूम से बाहर रखिए। बेडरूम केवल विश्राम और अंतिमता के लिए होना चाहिए। चौथा, बाथरूम। बाथरूम सफाई और रिचार्ज का स्थान है। बाथरूम की अव्यवस्था मुक्ति के लिए एक्सपायर्ड दवाइयाँ, पुराने टूथब्रश, खाली बोतलें, इन सब को हटाइए। केवल वही चीजें रखिए जो आप रोज उपयोग करते हैं, बाकी सबको स्टोरेज में रखिए। बाथरूम को साफ, सूखा और हवादार रखिए। एक छोटा सा पौधा रखिए, ये ऊर्जा को ताज़ा रखता है। पांचवा, होम ऑफिस। होम ऑफिस आपके करियर और उत्पादकता का केंद्र है। होम ऑफिस की अव्यवस्था मुक्ति के लिए डेस्क को साफ रखिए। केवल वही चीजें रखिए जो आपको तुरंत चाहिए। कंप्यूटर, नोटपैड, एक पेन। बाकी सब ड्रॉअर में रखिए। केबल्स को व्यवस्थित कीजिए। उलझी हुई केबल्स ऊर्जा को रोकती हैं। फाइलों को लेबल करके रखिए और पुरानी फाइलों को अलग स्टोरेज में रखिए। एक छोटा सा पौधा रखिए, ये ऑक्सीजन देता है और ऊर्जा को ताज़ा रखता है। छठा, स्टोरेज एरिया, गैराज, बेसमेंट, अटारी। ये वो जगहें हैं जहां अव्यवस्था सबसे ज्यादा छिपती है। हम उन चीजों को यहां फेंक देते हैं जिनके बारे में हम बाद में फैसला करेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आता। इसलिए स्टोरेज एरिया की सफाई सबसे मुश्किल होती है, लेकिन सबसे जरूरी भी। एक एक चीज उठाइए और पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या मैंने इसे पिछले 1 साल में इस्तेमाल किया है? क्या ये मुझे खुशी देता है? अगर तीनों जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। दान कीजिए, बेचिए या फेंक दीजिए। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि घर के हर कमरे की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर कमरे की अव्यवस्था आपके जीवन के एक विशेष पहलू को प्रभावित करती है। लिविंग रूम आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, किचन आपके स्वास्थ्य को, बेडरूम आपके रिश्तों को, बाथरूम आपकी सफाई और ताजगी को, होम ऑफिस आपके करियर को और स्टोरेज एरिया आपके अतीत से जुड़े मुद्दों को। इसलिए हर कमरे की सफाई जरूरी है। एक कमरा चुनिए और इस वीकेंड उसकी सफाई कीजिए। अगले वीकेंड दूसरे कमरे की। धीरे धीरे एक एक कमरा आपका पूरा घर बदल जाएगा, और जब आपका घर बदलेगा तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे क्लटर क्लियरिंग प्रोसेस के बारे में। कैसे शुरू करें, कैसे जारी रखें और कैसे हार न मानें। चैप्टर 11, क्लटर क्लियरिंग प्रोसेस। कैसे शुरू करें और कैसे जारी रखें। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे व्यवहारिक है, क्लटर क्लियरिंग की पूरी प्रक्रिया। अब तक हमने समझा कि अव्यवस्था क्या है, फेंग शुई क्या है, हम पुरानी चीजों से चिपके क्यों रहते हैं, और अव्यवस्था हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, धन और जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन अब सवाल यह है, शुरू कैसे करें। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें अव्यवस्था हटानी है, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। कैरन किंगस्टन इस किताब में एक सरल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताती हैं। पहला कदम, मानसिक तैयारी। क्लटर क्लियरिंग शुरू करने से पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा। आपको ये समझना होगा कि ये एक बार का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। आपको ये समझना होगा कि आप कुछ चीज़ों को अलविदा कहने वाले हैं और ये दर्दनाक हो सकता है। आपको ये समझना होगा कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये इस लायक है। अपने आप को एक तारीख दीजिए। इस तारीख से मैं अपनी अव्यवस्था मुक्ति शुरू करूंगा। उस तारीख से पहले अपने मन को तैयार कीजिए। उस दिन को एक अनुष्ठान की तरह मनाइए। एक मोमबत्ती जलाइए, कुछ अच्छा संगीत लगाइए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप ये करेंगे। दूसरा कदम, छोटी शुरुआत करें। बहुत से लोग गलती करते हैं। वो एक साथ पूरे घर को साफ करने की कोशिश करते हैं। वो एक कमरे से शुरू करते हैं, फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, फिर तीसरे में, और बीच में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और घर पहले से भी ज्यादा अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए छोटी शुरुआत करें। एक अलमारी से शुरू करें, एक ड्रॉअर से शुरू करें, एक शेल्फ से शुरू करें। एक छोटी जगह को पूरी तरह से साफ करें। जब आप उस छोटी जगह को साफ कर लेंगे तो आपको एक छोटी सी जीत का एहसास होगा। वो जीत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तीसरा कदम, 3 बक्सों का तरीका। क्लटर क्लियरिंग के लिए 3 बक्से रखिए। एक रखें के लिए, एक दान करने के लिए और एक फेंकें के लिए। जब आप किसी चीज को उठाएं तो तुरंत तय करें, क्या ये रखने लायक है? क्या ये किसी और के काम आ सकती है? क्या ये पूरी तरह से बेकार है? फिर उसे सही बक्से में डाल दीजिए। इस तरीके से आपको हर चीज के बारे में बार बार नहीं सोचना पड़ता। आप एक बार फैसला करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
चौथा कदम, हर चीज से पूछें, क्या ये मुझे खुशी देती है? ये केरन किंगस्टन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हर चीज को उठाइए, उसे अपने हाथों में लीजिए और पूछिए, क्या ये चीज मुझे खुशी देती है? आपका शरीर आपको जवाब देगा। अगर आपको हल्कापन महसूस होता है, अगर आप मुस्कुराते हैं, अगर आपकी सांस गहरी हो जाती है, तो वो चीज आपको खुशी देती है, उसे रखिए। अगर आपको भारीपन महसूस होता है, अगर आपका चेहरा सिकुड़ जाता है, अगर आपकी सांस उथली हो जाती है, तो वो चीज आपको खुशी नहीं देती, उसे जाने दीजिए। पांचवा कदम, जल्दबाजी ना करें। क्लटर क्लियरिंग एक प्रक्रिया है, एक रेस नहीं। आपको एक दिन में सब कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है। अपना समय लीजिए। एक दिन में एक अलमारी, दूसरे दिन एक ड्रॉर, तीसरे दिन एक शेल्फ। धीरे धीरे लेकिन लगातार। अगर आप थक जाएं तो ब्रेक लीजिए। अगर आप भावुक हो जाएं तो रुक जाइए, कल फिर से शुरू करना। ये कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। छठा कदम, किसी मित्र को बुलाइए। क्लटर क्लियरिंग अकेले करना मुश्किल हो सकता है। एक मित्र को बुलाइए जो आपको प्रोत्साहित कर सके, जो आपको बता सके कि कौन सी चीजें आप पर अच्छी लगती हैं और कौन सी नहीं, जो आपको उन चीजों को जाने देने में मदद कर सके। लेकिन सावधान रहिए, ऐसा मित्र चुनिए जो आपकी भावनाओं को समझता हो, जो आपको जज ना करता हो, जो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हो। सातवां कदम, हर सत्र के बाद जश्न मनाइए। जब आप एक अलमारी साफ कर लें, एक ड्रॉर खाली कर लें, एक शेल्फ व्यवस्थित कर लें, तो रुकिए और जश्न मनाइए। अपने आप को एक छोटा सा इनाम दीजिए। एक कप चाय पीजिए, थोड़ा टहलिए, अपनी पसंदीदा किताब के कुछ पन्ने पढ़ लीजिए। ये जश्न आपके दिमाग को एक संकेत देता है कि ये काम सुखद है, दर्दनाक नहीं। और जब आपका दिमाग ये मान लेता है कि क्लटर क्लियरिंग सुखद है, तो आप इसे करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। आठवां कदम, अव्यवस्था मुक्ति को एक आदत बनाइए। क्लटर क्लियरिंग एक बार का काम नहीं है। हर दिन नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजें जमा होती हैं। इसलिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा। हर दिन 5 मिनट निकालिए, एक दराज साफ करिए, एक शेल्फ व्यवस्थित कीजिए, एक बैग खाली कीजिए। हर हफ्ते 1 घंटा निकालिए, एक अलमारी साफ कीजिए, एक कमरे को व्यवस्थित कीजिए। हर महीने 1 दिन निकालिए, पूरे घर की समीक्षा कीजिए, जमा हुई अव्यवस्था को हटाइए। हर साल 1 सप्ताह निकालिए, गहरी सफाई कीजिए, वो चीजें हटाइए जिनसे आप चिपके हुए थे। केरन किंगस्टन कहती हैं कि क्लटर क्लियरिंग की प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिणाम। ये प्रक्रिया आपको अपनी चीजों के साथ अपने रिश्ते को समझने में मदद करती है। ये आपको ये सिखाती है कि कैसे जाने देना है, कैसे माफ करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक ध्यान है, एक साधना है, एक आत्मखोज है। तो दोस्तों, आज से शुरू कीजिए। एक छोटी सी जगह चुनिए और उसे साफ कीजिए। एक अलमारी, एक ड्रॉर, एक शेल्फ। देखिए कि वो छोटी सी सफाई आपको कितनी राहत देती है। वो राहत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। धीरे धीरे एक एक कदम आप पूरे घर को साफ कर लेंगे। और जब आपका घर साफ होगा तो आपकी जिंदगी भी साफ हो जाएगी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अव्यवस्था मुक्ति के बाद की जिंदगी के बारे में। जब घर साफ होता है तो जीवन कैसे साफ हो जाता है और कैसे ये बदलाव आपके हर दिन को प्रभावित करता है। चैप्टर 12, अव्यवस्था मुक्ति के बाद। जब घर साफ होता है तो जीवन साफ हो जाता है। दोस्तों, अब हम उस अद्भुत दिन के बारे में बात करेंगे जब आपने अपने घर से आखिरी अव्यवस्था हटा दी है। अलमारी साफ है, किताबें व्यवस्थित है, कागजात फाइल हो चुके हैं, हर चीज अपनी जगह पर है, हर कमरे में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उस दिन कैसा महसूस होता है? कैरन किंगस्टन कहती है कि अव्यवस्था मुक्ति के बाद का एहसास किसी और चीज से तुलना नहीं किया जा सकता। ये हल्कापन है, ये स्पष्टता है, ये आजादी है, ये शांति है। जब आप अपने घर से अव्यवस्था हटाते हैं तो सबसे पहला बदलाव जो आप महसूस करते हैं वो है ऊर्जा में बदलाव। जैसे ही आखिरी बेकार चीज घर से बाहर जाती है, आप महसूस करते हैं कि हवा हल्की हो गई है, कमरा बड़ा हो गया है, रोशनी तेज हो गई है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। अव्यवस्था हटने के बाद ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो जाता है और जब ऊर्जा बेहतर होती है तो आप बेहतर महसूस करते हैं। दूसरा बदलाव, आपकी सुबह बदल जाती है।
याद कीजिए, पहले आप सुबह उठते थे, अलमारी खोलते थे और अव्यवस्था देखकर तनाव में आ जाते थे। आपका दिन एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता था। अब जब आप सुबह उठते हैं और अपनी साफ व्यवस्थित अलमारी देखते हैं तो आपका दिन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता है। आप जल्दी से कपड़े चुन लेते हैं। आपको पता होता है कि जो भी आप पहनेंगे वो आप पर अच्छा लगेगा। आप आत्मविश्वास के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तीसरा बदलाव, आपका फोकस बेहतर हो जाता है। जब आपके आसपास अव्यवस्था नहीं होती तो आपका दिमाग उसे प्रोसेस करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगा पाते हैं। आप गहराई से सोच पाते हैं। आप लंबे समय तक फोकस रख पाते हैं। आप अधिक प्रोडक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि बड़ी कंपनियों के सीईओ और सफल लोग अपने काम करने की जगह को साफ और व्यवस्थित रखते हैं। वे जानते हैं कि एक साफ जगह एक साफ दिमाग बनाती है। चौथा बदलाव, आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है। अव्यवस्था रचनात्मकता की दुश्मन है। जब आपके आसपास पुरानी, बेकार, थकी हुई चीजें होती हैं तो वे आपकी सोच को भी पुरानी, बेकार और थकी हुई बना देती हैं। जब आप उन्हें हटाते हैं तो आप नए विचारों के लिए जगह बनाते हैं। नए विचार आने लगते हैं, नए समाधान दिखने लगते हैं, नए सपने जन्म लेने लगते हैं। आप अधिक रचनात्मक हो जाते हैं। पांचवा बदलाव, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जब आप अव्यवस्था हटाते हैं तो आपका तनाव कम होता है। जब आपका तनाव कम होता है तो आप अधिक धैर्यवान और समझदार हो जाते हैं। आप अपने पार्टनर पर कम चिल्लाते हैं, अपने बच्चों पर कम गुस्सा करते हैं, अपने माता पिता के साथ अधिक प्यार से पेश आते हैं। आपके रिश्तों में मिठास आ जाती है। छठा बदलाव, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। जब आप अव्यवस्था हटाते हैं तो घर में धूल कम होती है, एलर्जी कम होती है, बीमारियां कम होती हैं। जब आपका तनाव कम होता है तो आपकी नींद बेहतर होती है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आप कम बीमार पड़ते हैं। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपका शरीर भी शांत होता है। सातवां बदलाव, आपकी आत्मछवि बदल जाती है। जब आप अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो आप खुद को एक संगठित, जिम्मेदार और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। ये आत्मछवि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आत्मविश्वास ही वो चीज है जो सफलता को आकर्षित करती है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति के बाद का जीवन उतना ही अलग होता है जितना रात और दिन। पहले आप हर दिन थके हुए, उलझे हुए और तनाव में रहते थे। अब आप हल्के, स्पष्ट और शांत रहते हैं। पहले आपको लगता था कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। अब आप जानते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। पहले आप अतीत में जी रहे थे, अब आप वर्तमान में जी रहे हैं। पहले आप डरे हुए थे, अब आप आत्मविश्वास से भरे हैं। एक प्रयोग करके देखिए। अपने घर के कमरे को पूरी तरह से अव्यवस्था मुक्त करिए। सारी अव्यवस्था हटा दीजिए। हर चीज को उसकी जगह रखिए। उस कमरे को साफ और व्यवस्थित करिए। फिर उस कमरे में बैठिए और महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी सांस गहरी हो गई है, आपके कंधे ढीले हो गए हैं, आपका मन शांत हो गया है। यही अव्यवस्था मुक्ति का चमत्कार है। कैरन किंगस्टन कहती हैं, अव्यवस्था मुक्ति के बाद का जीवन वही जीवन है, लेकिन आप अलग हैं। आप हल्के हैं, आप साफ हैं, आप तैयार हैं। और जब आप तैयार होते हैं तो जीवन आपके पास आता है। तो दोस्तों, आज से अपने घर को अव्यवस्था मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ये इस लायक है, क्योंकि जब आपका घर साफ होगा तो आपका दिमाग साफ होगा। जब आपका दिमाग साफ होगा तो आपका जीवन साफ होगा। और जब आपका जीवन साफ होगा तो आप सच में जीना शुरू कर देंगे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे फेंग शुई के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में। बागुआ मैप, 5 तत्व, दर्पणों का सही उपयोग और घर के प्रवेश द्वार का महत्व। दोस्तों, अब हम फेंग शुई के उन बुनियादी सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपके घर में ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अब तक हमने अव्यवस्था हटाने पर फोकस किया है, लेकिन अव्यवस्था हटाने के बाद अब आपको उस जगह में सकारात्मक ऊर्जा लानी है। यहीं पर फेंग शुई काम आता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बागुआ मैप। बागुआ एक अष्टकोणीय मानचित्र है जो आपके घर के हर हिस्से को आपके जीवन के एक विशेष पहलू से जोड़ता है। ये मानचित्र आपको बताता है कि आपके घर के किस हिस्से में क्या रखना चाहिए, किस हिस्से को कैसे सजाना चाहिए और किस हिस्से में किस तरह की ऊर्जा होनी चाहिए। बागुआ मैप को समझने के लिए अपने घर का एक नक्शा बनाइए। उसे 9 बराबर भागों में बांटिए, 3 पंक्तियां और 3 कॉलम। सबसे नीचे की पंक्ति के बीच वाला भाग आपका करियर क्षेत्र है। उसके ऊपर वाला भाग आपका प्रसिद्धि क्षेत्र है। उसके ऊपर वाला भाग आपका धन क्षेत्र है। सबसे नीचे की पंक्ति का दायां भाग आपका सहायता क्षेत्र है।
उसके ऊपर वाला भाग आपका रचनात्मकता क्षेत्र है। उसके ऊपर वाला भाग आपका रिश्ते क्षेत्र है। सबसे नीचे की पंक्ति का बायां भाग आपका ज्ञान क्षेत्र है। उसके ऊपर वाला भाग आपका परिवार क्षेत्र है। उसके ऊपर वाला भाग आपका स्वास्थ्य क्षेत्र है और बीच वाला भाग आपका संतुलन क्षेत्र है। अब आप जान गए हैं कि आपके घर का कौन सा हिस्सा आपके जीवन के किस पहलू को प्रभावित करता है। इस जानकारी का उपयोग करके आप हर क्षेत्र को सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने घर के करियर क्षेत्र को साफ और सक्रिय रखें। वहां एक छोटा सा दीपक रखें, एक पौधा रखें या कुछ ऐसा रखें जो आपको अपने करियर के लक्ष्यों की याद दिलाए। दूसरा सिद्धांत है 5 तत्व। फेंग शुई के अनुसार 5 तत्व होते हैं: लकड़ी, आग, मिट्टी, धातु और पानी। ये 5 तत्व एक दूसरे को पैदा करते हैं और एक दूसरे को नष्ट भी करते हैं। एक संतुलित घर में इन 5 तत्वों का सही अनुपात होता है। लकड़ी का तत्व विकास, विस्तार और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। लकड़ी के तत्व को लाने के लिए अपने घर में पौधे रखिए, लकड़ी का फर्नीचर रखिए, हरे रंग का उपयोग कीजिए। आग का तत्व ऊर्जा, जुनून और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। आग के तत्व को लाने के लिए अपने घर में मोमबत्तियां जलाइए, दीपक रखिए, लाल या नारंगी रंग का उपयोग कीजिए। मिट्टी का तत्व स्थिरता, पोषण और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। मिट्टी के तत्व को लाने के लिए अपने घर में मिट्टी के बर्तन रखिए, क्रिस्टल रखिए, पीले या भूरे रंग का उपयोग कीजिए। धातु का तत्व स्पष्टता, सटीकता और सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है। धातु के तत्व को लाने के लिए अपने घर में धातु की वस्तुएं रखिए, धातु के फ्रेम वाली तस्वीरें लगाइए, सफेद या ग्रे रंग का उपयोग कीजिए। पानी का तत्व प्रवाह, लचीलापन और धन का प्रतिनिधित्व करता है। पानी के तत्व को लाने के लिए अपने घर में एक छोटा सा फव्वारा रखिए, एक मछली टैंक रखिए, नीले या काले रंग का उपयोग कीजिए। तीसरा सिद्धांत है घर के प्रवेश द्वार का महत्व। फेंग शुई में प्रवेश द्वार को मुंह कहा जाता है। ये वो जगह है जहां से ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। अगर आपका प्रवेश द्वार अव्यवस्थित है, गंदा है या अवरुद्ध है तो अच्छी ऊर्जा आपके घर में नहीं आ पाएगी। इसलिए अपने प्रवेश द्वार को साफ, उज्जवल और आकर्षक रखिए। वहां एक अच्छा सा मैट रखिए, एक पौधा रखिए, एक दीपक रखिए। सुनिश्चित कीजिए कि दरवाजा आसानी से खुलता और बंद होता है और उसमें कोई चरमराहट नहीं है। चौथा सिद्धांत है दर्पणों का सही उपयोग। दर्पण फेंग शुई के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हैं। वे ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं, उसे दुगना करते हैं और उसे दिशा देते हैं। लेकिन दर्पणों का गलत उपयोग नुकसान भी पहुंचा सकता है। दर्पण को इस तरह ना लगाएं कि वो सीधे प्रवेश द्वार पर हो, ये ऊर्जा को वापस बाहर भेज देता है। दर्पण को इस तरह ना लगाएं कि वो सीधे बिस्तर पर हो, ये नींद में खलल डालता है। दर्पण को इस तरह लगाएं कि वो किसी सुंदर चीज को प्रतिबिंबित करें, एक पौधा, एक कलाकृति, एक खुली खिड़की। पांचवा सिद्धांत है पौधों और प्राकृतिक तत्वों की भूमिका। पौधे जीवित ऊर्जा लाते हैं, वे ऑक्सीजन देते हैं, हवा को साफ करते हैं और घर को जीवंत बनाते हैं। अपने घर में हर कमरे में कम से कम एक पौधा रखिए, लेकिन सूखे या मुरझाए हुए पौधे ना रखिए, वे मृत ऊर्जा फैलाते हैं। प्राकृतिक तत्व, पत्थर, क्रिस्टल, लकड़ी, पानी, ये सब आपके घर में प्रकृति की ऊर्जा लाते हैं। कैरन किब्स्टन कहती हैं कि फेंग शुई कोई जादू नहीं है, यह आपके घर और आपके जीवन के बीच के संबंध को समझने का एक तरीका है। जब आप अपने घर को फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो आप अपने जीवन को भी व्यवस्थित करते हैं। जब आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं तो आप अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। तो दोस्तों, आज से अपने घर में इन फेंग शुई सिद्धांतों को लागू करना शुरू कीजिए। बागुआ मैप को समझिए, 5 तत्वों को संतुलित कीजिए, प्रवेश द्वार को साफ रखिए, दर्पणों का सही उपयोग कीजिए और पौधों को अपनाइए। देखिए कि आपके घर की ऊर्जा कैसे बदलती है और आपके जीवन की ऊर्जा कैसे बदलती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अव्यवस्था मुक्ति की आदत के बारे में। कैसे इस आदत को बनाएं और कैसे बनाए रखें ताकि आपका घर हमेशा साफ और व्यवस्थित रहे। चैप्टर 14, अव्यवस्था मुक्ति की आदत, कैसे बनाएं और कैसे बनाए रखें। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अव्यवस्था मुक्ति की आदत। आपने अपना पूरा घर साफ कर लिया है, हर कमरे को व्यवस्थित कर लिया है, हर चीज को उसकी जगह रख दिया है। अब सवाल यह है कि इसे ऐसे ही कैसे बनाए रखें। कैसे सुनिश्चित करें कि कुछ दिनों बाद सब कुछ वैसा का वैसा ना हो जाए। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत है, एक जीवन शैली है और किसी भी आदत की तरह इसे बनाने और बनाए रखने में समय और प्रयास लगता है। अव्यवस्था मुक्ति की आदत बनाने का पहला नियम है छोटी शुरुआत करें और नियमित रहें। हर दिन 5 मिनट निकालिए, एक दराज साफ कीजिए, एक शेल्फ व्यवस्थित कीजिए, एक बैग खाली कीजिए,
ये 5 मिनट आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसे हर दिन करेंगे तो 1 महीने में आपने 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की सफाई कर ली होगी। और ये 2.5 घंटे की सफाई उतनी ही प्रभावी होगी जितनी एक दिन में की गई पूरे घर की सफाई। लेकिन इसमें एक फर्क है, एक दिन में पूरे घर की सफाई थका देने वाली होती है और आप उसे दोबारा नहीं करना चाहते, लेकिन हर दिन 5 मिनट की सफाई आसान होती है और आप उसे आदत बना सकते हैं। दूसरा नियम है एक अंदर एक बाहर का नियम। ये बहुत सरल है। जब भी आप कोई नई चीज घर में लाएं तो एक पुरानी चीज को बाहर निकाल दें। एक नया कपड़ा खरीदा, एक पुराना कपड़ा दान कर दें। एक नई किताब खरीदी, एक पुरानी किताब किसी और को दे दें। एक नया गैजेट खरीदा, पुराना गैजेट रिसाइकल कर दें। ये नियम सुनिश्चित करता है कि आपके घर में चीजों की मात्रा कभी न बढ़े, और जब चीजों की मात्रा नहीं बढ़ती तो अव्यवस्था नहीं बढ़ती। तीसरा नियम है हर चीज के लिए एक जगह तय करें। अव्यवस्था की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीजों की कोई निश्चित जगह नहीं होती। चाबियां यहां रख दो, कल वहां, परसों कहीं और। जब हर चीज की एक निश्चित जगह हो तो उसे वहीं रखना आसान होता है, और जब उसे वहीं रखा जाए तो अव्यवस्था नहीं होती। तो आज ही तय करिए, चाबियां कहाँ रखेंगे, पर्स कहाँ रखेंगे, जूते कहाँ रखेंगे, किताबें कहाँ रखेंगे, और फिर उसी जगह पर रखने की आदत डालिए। चौथा नियम है बाद में नहीं, अभी का सिद्धांत। अव्यवस्था इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम कहते हैं बाद में रख दूंगा, बाद में फेंक दूंगा, बाद में साफ करूंगा, और वो बाद में कभी नहीं आता। इसलिए जो काम अभी हो सकता है उसे अभी करिए। एक चीज उठाइए, उसे उसकी जगह पर रखिए। एक कागज देखिए, उसे फाइल करिए या रिसाइकल कीजिए। एक बर्तन देखिए, उसे तुरंत धो दीजिए। अभी की आदत आपको अव्यवस्था से दूर रखेगी। पांचवा नियम है साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते के अंत में 15-20 मिनट निकालिए और अपने घर की समीक्षा कीजिए। क्या कहीं अव्यवस्था जमा हो गई है? क्या कोई चीज अपनी जगह से हट गई है? क्या कोई नई चीज आ गई है जिसकी कोई जगह नहीं है? इन सवालों के जवाब ढूंढिए और उन्हें ठीक कीजिए। ये साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करेगी कि अव्यवस्था बढ़ने से पहले ही आप उसे पकड़ लें। छठा नियम है मासिक गहरी सफाई। महीने में एक दिन निकालिए और अपने घर की गहरी सफाई कीजिए। उन जगहों को साफ कीजिए जहां आप रोज नहीं पहुंच पाते। अलमारी के पीछे, बिस्तर के नीचे, सोफे के कुशन के नीचे। उन चीजों को देखिए जो आपने रखी तो थीं लेकिन भूल गए। उन्हें साफ कीजिए, व्यवस्थित कीजिए या जाने दीजिए। ये मासिक सफाई आपके घर को हमेशा ताजा रखेगी। सातवां नियम है सालाना डीप क्लटर क्लियरिंग। साल में एक बार एक पूरा सप्ताह निकालिए और अपने पूरे घर की गहरी अव्यवस्था मुक्ति कीजिए। हर अलमारी, हर दराज, हर बक्सा, हर कोना, सब कुछ खाली करिए, साफ कीजिए, व्यवस्थित कीजिए और जरूरत न होने पर जाने दीजिए। ये सालाना सफाई आपको बताएगी कि पिछले एक साल में आपने कितनी अनावश्यक चीजें इकट्ठा कर लीं और आपको अगले साल के लिए सबक सिखाएगी। केरेन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति की आदत बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने आप के साथ धैर्य रखना। ये आदत एक दिन में नहीं बनती। कभी आप चूक जाएंगे, कभी आप थक जाएंगे, कभी आप हार मानना चाहेंगे। ये ठीक है, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। ये कोई परीक्षा नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। वो कहती हैं अव्यवस्था मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, ये एक यात्रा है। आप कभी पूरी तरह से अव्यवस्था मुक्त नहीं हो जाते, लेकिन हर दिन हर छोटे कदम के साथ आप उसके करीब पहुंचते जाते हैं, और ये यात्रा ही आपको हल्का, साफ और आजाद बनाती है। तो दोस्तों, आज से ये नियम अपनाइए। हर दिन 5 मिनट, एक अंदर एक बाहर, हर चीज के लिए एक जगह, अभी की आदत, साप्ताहिक समीक्षा, मासिक सफाई और सालाना गहरी सफाई। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएंगी, और जब ये आदत बन जाएंगी तो आपका घर हमेशा साफ, व्यवस्थित और ऊर्जावान रहेगा। और जब आपका घर साफ होगा तो आपका जीवन भी साफ होगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे डिजिटल अव्यवस्था के बारे में। आपके फोन, कंप्यूटर, ईमेल और सोशल मीडिया की अव्यवस्था और उसे कैसे साफ करें। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आज की दुनिया में बहुत प्रासंगिक है, डिजिटल अव्यवस्था। हम अपने घरों को साफ करने में तो बहुत समय लगाते हैं, लेकिन हम अपने डिजिटल जीवन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। आपका फोन, आपका कंप्यूटर, आपकी ईमेल इनबॉक्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ये सब डिजिटल जगह हैं और यहां भी अव्यवस्था जमा हो सकती है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि डिजिटल अव्यवस्था उतनी ही खतरनाक है जितनी भौतिक अव्यवस्था, क्योंकि ये हमारे दिमाग को उतना ही प्रभावित करती है। डिजिटल अव्यवस्था क्या है?
आपके फ़ोन में सैकड़ों ऐप्स जिनका आप उपयोग नहीं करते, आपके कंप्यूटर में हज़ारों फाइलें जिन्हें आपने सालों से नहीं खोला, आपकी ईमेल इनबॉक्स में हज़ारों अनपढ़ ईमेल, आपकी गैलरी में हज़ारों फोटो जिनमें से 90% बेकार हैं। ये सब डिजिटल अव्यवस्था है और ये अव्यवस्था आपके दिमाग पर भारी बोझ डालती है, आपको फोकस करने से रोकती है और आपकी ऊर्जा को ख़त्म करती है। तो कैसे करें डिजिटल अव्यवस्था मुक्ति? कैरन किंगस्टन कुछ सरल कदम बताती हैं। पहला कदम, अपने फ़ोन की सफाई। अपने फ़ोन में जाइए और सारे ऐप्स देखिए। कितने ऐप्स ऐसे हैं जिनका आपने पिछले 3 महीने में उपयोग नहीं किया, उन्हें डिलीट कर दीजिए। कितने ऐप्स ऐसे हैं जो एक ही काम करते हैं? 5 नोट ऐप्स, 3 कैलेंडर ऐप्स, 2 मैसेजिंग ऐप्स, सिर्फ एक रखिए, बाकी डिलीट कर दीजिए। फिर अपनी फोटो गैलरी देखिए। कितनी फोटो हैं जो धुंधली हैं, जिनमें कुछ दिख नहीं रहा, जो एक ही चीज़ की 10 बार ली गई हैं, उन्हें डिलीट कर दीजिए। कितने स्क्रीनशॉट्स हैं जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं, उन्हें डिलीट कर दीजिए। अपने फ़ोन को साफ रखिए। केवल वही ऐप्स रखिए जिनकी आपको रोज़ ज़रूरत है, केवल वही फोटो रखिए जो आपको खुशी देती हैं। दूसरा कदम, अपने कंप्यूटर की सफाई। अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप देखिए। कितनी फाइलें हैं जो वहां बिखरी पड़ी हैं, उन सबको उनकी जगह पर रखिए। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, डाउनलोड्स फोल्डर में या डेस्कटॉप पर एक टू सॉर्ट फोल्डर बनाकर उसमें डाल दीजिए। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को देखिए। कितनी फाइलें हैं जिनका आपने सालों से उपयोग नहीं किया, उन्हें एक अलग फोल्डर में डालिए, ओल्ड, और उस फोल्डर को एक बाहरी हार्ड ड्राइव या क्लाउड में बैकअप करके रख दीजिए। फिर उन्हें अपने कंप्यूटर से हटा दीजिए। अपने कंप्यूटर को साफ और व्यवस्थित रखिए। तीसरा कदम है अपनी ईमेल इनबॉक्स की सफाई। ये शायद सबसे मुश्किल काम है। आपकी ईमेल इनबॉक्स में हजारों ईमेल होंगे, पढ़े हुए, अनपढ़े, जवाब दिए हुए, अनुत्तरित, पुराने, नए। कैरन किंगस्टन का सुझाव है, इनबॉक्स 0 का लक्ष्य रखिए। इसका मतलब है कि आपकी इनबॉक्स में कोई ईमेल ना हो। सब या तो पढ़े जाएं, या आर्काइव किए जाएं, या डिलीट कर दिए जाएं। ये एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे शुरू कीजिए। हर दिन 10 पुरानी ईमेल पढ़िए, उनका जवाब दीजिए या उन्हें डिलीट कर दीजिए। हर नए ईमेल को तुरंत हैंडल कीजिए, या तो जवाब दीजिए या बाद के लिए फ्लैग कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। अपनी इनबॉक्स को साफ रखिए। चौथा कदम है अपने सोशल मीडिया की सफाई। आप कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक। क्या आपको सच में इन सब की जरूरत है? जिनका आप उपयोग नहीं करते, उन्हें डिलीट कर दीजिए। जिनका आप उपयोग करते हैं, उन पर अपने दोस्तों और फॉलोअर्स की लिस्ट देखिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, या जिनसे आप बात नहीं करते, या जिनकी पोस्ट आपको नकारात्मक महसूस कराती हैं? उन्हें अनफ्रेंड या अनफॉलो कर दीजिए। अपने सोशल मीडिया को साफ रखिए। केवल उन लोगों को रखिए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। पांचवा कदम है डिजिटल डिटॉक्स। सप्ताह में 1 दिन निकालिए, या 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा ही सही, जब आप पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से दूर रहें। न फोन, न कंप्यूटर, न टीवी, न सोशल मीडिया, बस आप और आपका वास्तविक जीवन। ये डिजिटल डिटॉक्स आपके दिमाग को आराम देता है, आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करता है और आपको फिर से फोकस करने की ताकत देता है। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि डिजिटल अव्यवस्था उतनी ही वास्तविक है जितनी भौतिक अव्यवस्था, और जैसे भौतिक अव्यवस्था आपके घर को प्रभावित करती है, वैसे ही डिजिटल अव्यवस्था आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसलिए अपने डिजिटल जीवन को भी उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितनी अपने वास्तविक जीवन को। एक प्रयोग करके देखिए। इस वीकेंड अपने फोन, कंप्यूटर, ईमेल और सोशल मीडिया की सफाई कीजिए। सब कुछ साफ करिए, व्यवस्थित कीजिए और जरूरत ना होने पर डिलीट कर दीजिए। अगले सोमवार सुबह जब आप अपना फोन उठाएंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। आपका फोन हल्का होगा, आपका दिमाग हल्का होगा और आपका दिन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होगा। कैरन किंगस्टन कहती हैं कि आपका डिजिटल जीवन आपके वास्तविक जीवन का विस्तार है। जैसा आपका डिजिटल जीवन है, वैसा आपका वास्तविक जीवन है। एक साफ व्यवस्थित डिजिटल जीवन एक साफ व्यवस्थित वास्तविक जीवन बनाता है। तो दोस्तों, आज से अपने डिजिटल जीवन को भी साफ करना शुरू कीजिए। फोन साफ करिए, कंप्यूटर साफ करिए, ईमेल साफ करिए, सोशल मीडिया साफ करिए और देखिए कि आपका दिमाग कैसे हल्का और साफ होता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का सार लेंगे। अव्यवस्था मुक्त जीवन की ओर आपकी यात्रा और आपको आगे बढ़ने के लिए अंतिम प्रोत्साहन। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंतिम अध्याय से पहले वाले अध्याय में हैं। हमने अब तक बहुत कुछ सीखा है।
हमने समझा कि अव्यवस्था क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, फेंगशुई क्या है, हम पुरानी चीज़ों से क्यों चिपके रहते हैं, अव्यवस्था हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, धन और करियर को कैसे प्रभावित करती है, अलमारी, किताबें, कागजात और भावनाओं की अव्यवस्था को कैसे हटाएं, कमरे दर कमरे सफाई कैसे करें, क्लटर क्लियरिंग की प्रक्रिया क्या है, अव्यवस्था मुक्ति के बाद का जीवन कैसा होता है, फेंगशुई के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं, अव्यवस्था मुक्ति की आदत कैसे बनाएं और डिजिटल अव्यवस्था से कैसे निपटे। लेकिन अब सवाल यह है, अब क्या? आपने ये सब सुन लिया, समझ लिया, अब आपको करना है। और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं लेकिन करते नहीं, हम समझते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। हम इंतजार करते हैं सही समय का, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, और वो कल कभी नहीं आता। कैरेन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है विलंब। हम टालते रहते हैं और टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कभी और अधिक समय होगा, कभी और अधिक ऊर्जा होगी, कभी परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन वो कभी कभी नहीं आता। समय वही है जो आज है, ऊर्जा वही है जो अभी है, परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होंगी। इसलिए शुरू कीजिए आज, अभी, इसी क्षण। आपको पूरा घर साफ करने की जरूरत नहीं है। एक अलमारी से शुरू करिए, एक दराज से शुरू करिए, एक शेल्फ से शुरू करिए, बस शुरू करिए। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो दूसरा कदम आसान हो जाता है, तीसरा कदम और आसान। धीरे धीरे आप दौड़ने लगते हैं। याद रखिए, अव्यवस्था मुक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपको किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। ये आपके और आपके घर के बीच का रिश्ता है, ये आपके और आपके जीवन के बीच का रिश्ता है। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। अव्यवस्था मुक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद के साथ दया। जब आप कोई चीज फेंकते हैं तो अपने आप को दोष मत दीजिए, अपने आप को बुरा मत बोलिए। तुमने ये चीज क्यों खरीदी? तुमने इस पे पैसे क्यों बर्बाद किए? तुम्हें ये रखना ही नहीं चाहिए था। ये विचार आपके मन में आएंगे, उन्हें आने दीजिए, लेकिन उनसे चिपके मत रहिए। समझिए कि उस समय आपने वही किया जो आप सही समझ रहे थे। अब आप और समझदार हो गए हैं, बस इतना ही। अपने आप को माफ करिए और आगे बढ़िए। कैरेन किंगस्टन कहती हैं कि अव्यवस्था मुक्ति का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये कभी खत्म नहीं होती। आपका घर कभी पूरी तरह से अव्यवस्था मुक्त नहीं होगा। हमेशा कुछ न कुछ आता रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ जमा होता रहेगा। लेकिन यही तो इस यात्रा की खूबसूरती है, ये कभी खत्म नहीं होती। हर दिन आप अपने घर को थोड़ा और साफ कर सकते हैं, हर दिन आप अपने जीवन को थोड़ा और व्यवस्थित कर सकते हैं, हर दिन आप अपने आप को थोड़ा और हल्का कर सकते हैं। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तो दोस्तों, आज से ये यात्रा शुरू करिए। कोई बहाना मत बनाइए, कोई इंतजार मत कीजिए, बस शुरू करिए। एक अलमारी से, एक दराज से, एक शेल्फ से एक चीज को उठाइए और पूछिए, क्या ये मुझे खुशी देती है? अगर हाँ, तो उसे सही जगह पर रखिए, अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। यही है अव्यवस्था मुक्ति, इतना सरल, इतना गहरा। और जब आप ये यात्रा शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ आपके घर को नहीं बदल रही, ये आपको बदल रही है। आप हल्के हो रहे हैं, आप साफ हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ा उपहार है, एक अव्यवस्था मुक्त जीवन, एक अव्यवस्था मुक्त मन, एक अव्यवस्था मुक्त आत्मा। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी किताब का सार लेंगे, कैरेन किंगस्टन का अंतिम संदेश और आपको आगे बढ़ने के लिए अंतिम प्रोत्साहन। दोस्तों, अब हम इस लंबी यात्रा के अंतिम अध्याय में हैं। हमने कैरेन किंगस्टन की किताब क्लियर योर क्लटर विद फेंगशुई को गहराई से समझा। हमने जाना कि अव्यवस्था सिर्फ गंदगी नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो हमें रोकती है, थकाती है और सीमित करती है। हमने समझा कि फेंगशुई कोई जादू नहीं है, ये हमारे आसपास की जगहों में ऊर्जा के प्रवाह को समझने का एक प्राचीन और व्यावहारिक तरीका है। हमने पहचाना कि हम पुरानी चीजों से क्यों चिपके रहते हैं। डर, अपराध बोध, पुरानी यादें, पहचान, आलस्य और अधूरे सपने। हमने देखा कि अव्यवस्था हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, धन और करियर को कैसे प्रभावित करती है। हमने सीखा कि अलमारी, किताबें, कागजात और भावनाओं की अव्यवस्था को कैसे हटाया जाए। हमने जाना कि घर के हर कमरे की अपनी एक ऊर्जा होती है और उसे कैसे साफ और व्यवस्थित किया जाए। हमने समझा कि क्लटर क्लियरिंग की प्रक्रिया क्या है और इसे कैसे शुरू करें और जारी रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका कमरा साफ होता है तो मन भी हल्का लगता है, और जब चारों तरफ सामान बिखरा होता है तो सूझ भी उलझ जाती है? यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच है। यह सिर्फ चीजों को हटाने की कहानी नहीं थी,
ये आपके जीवन को हल्का, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रक्रिया थी। आज हम इस अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन सच ये है कि यहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। अगर हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखें तो आपने समझा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसे ये सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होती है। आपने जाना कि हर वस्तु के साथ एक ऊर्जा जुड़ी होती है, और जब हम बेवजह चीज़ों को संभाल कर रखते हैं तो हम अपने अतीत को भी पकड़े रहते हैं। आपने सीखा कि छोड़ना क्यों ज़रूरी है, कैसे पुराने कपड़े, टूटी चीज़ें या बेकार यादें आपकी आगे बढ़ने की क्षमता को रोक देती हैं। फिर आपने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया, एक दराज से, एक अलमारी से और धीरे धीरे पूरे घर तक। और इसी प्रक्रिया में आपने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हो रहा है। आप ज्यादा शांत हो गए, ज्यादा स्पष्ट सोचने लगे और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी वो ये है कि अव्यवस्था मुक्ति सिर्फ सफाई नहीं है, ये जीवन को बदलने की एक गहरी प्रक्रिया है। जब आप अपने घर से अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तो आप अपने जीवन से भी उन चीजों को हटा रहे होते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं कर रही हैं। ये सिर्फ सामान तक सीमित नहीं है, ये आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपकी आदतें और आपकी चिंताओं तक फैला हुआ है। आपका बाहरी वातावरण आपके अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब होता है। अगर आपका घर शांत और व्यवस्थित है तो आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा संदेश सामने आता है। आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का केंद्र है। इसे एक मंदिर की तरह मानिए, एक ऐसी जगह जहां आप हर दिन वापस आते हैं, जहां आप अपनी थकान छोड़ते हैं, जहां आप अपने सपनों को जन्म देते हैं। अगर ये जगह अव्यवस्थित है तो ये आपकी ऊर्जा को खींचती है, लेकिन अगर ये जगह साफ, संतुलित और सकारात्मक है तो ये आपको शक्ति देती है, आपको प्रेरित करती है और आपको शांति देती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वो एक्शन में बदले। तो शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। आज अपने आसपास की एक जगह चुनिए, एक दराज, एक शेल्फ या एक छोटा सा कोना। उसे पूरी तरह साफ कीजिए और सिर्फ वही रखें जो आपके वर्तमान जीवन में सच में जरूरी है। हर चीज से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे खुशी देती है? क्या ये मेरे काम की है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। ये आसान नहीं होगा, कुछ चीजें आपको रोकेंगी, कुछ यादें आपको पकड़ कर रखेंगी, लेकिन याद रखिए, यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाइए, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा, ताकि अव्यवस्था वापस ना आए। और हर छोटे बदलाव के बाद खुद को सराहना मत भूलिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने घर को नहीं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां हर चीज अपनी जगह पर हो, जहां आपको कुछ ढूंढने में समय ना लगे, जहां हर कोना आपको सुकून दे। और फिर कल्पना कीजिए एक ऐसे मन की जो हल्का हो, स्पष्ट हो और बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सके। यही है अव्यवस्था मुक्त जीवन। ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये एक चुनाव है जो आप आज कर सकते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई, अगर आपने इससे कुछ सीखा और अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्टोरीज ऑफ जिंदगी से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन को समझने और बेहतर बनाने का रास्ता दिखाते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी एक्शन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अंत में बस इतना याद रखिए, अव्यवस्था को हटाना सिर्फ चीजों को हटाना नहीं है, ये खुद को ढूंढने की प्रक्रिया है। ये उस जीवन की ओर एक कदम है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। तो आज ही शुरुआत कीजिए, एक छोटा कदम उठाइए और धीरे धीरे अपनी पूरी दुनिया बदल दीजिए, क्योंकि जब आपका घर साफ होता है तो आपका जीवन भी साफ हो जाता है।